दिखने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे बढ़ा और जोर से व्यवस्था बनाए रखने के लिए बोला। कालकोठरी का प्रवेश द्वार सीमित जगह में ही है, उसमें जबरदस्ती घुसने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। हालांकि भीड़ घनी थी, लेकिन बूढ़े व्यक्ति के मार्गदर्शन में अपेक्षाकृत व्यवस्था बनी रही। एक के बाद एक आकृतियां सफेद प्रकाश में परिवर्तित होती गईं और कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर स्थित भंवर में गायब हो गईं। इसी क्षण दूर जमीन से हल्का कंपन महसूस होने लगा। हवा में असंख्य विचित्र जानवरों के एकत्रित होने की दबी हुई गड़गड़ाहट भरी आवाजें भी धुंधली सी सुनाई दे रही थीं। जल्दी करो, वे आ रहे हैं, बूढ़े व्यक्ति ने चिंता से आग्रह किया। शेष 30 से कुछ अधिक लोग जो अभी तक अंदर नहीं आए थे, वे तेजी से घबरा गए और उनकी हरकतें तेज हो गईं। सौभाग्य से सभी लोग राक्षसों के आने से पहले ही उस स्थान में प्रवेश करने में कामयाब हो गए। खुले मैदान में केवल यासुओ और गैंडाल्फ ही बचे थे। जू हुआई ने यासुओ को नियंत्रित किया और गैंडाल्फ को वापस कालकोठरी में लाने की तैयारी की। बिल्कुल सही समय है, मैं उस स्टार मून सेट के ब्लूप्रिंट्स की खेती जारी रख सकता हूं। हालांकि जैसे ही वह कालकोठरी की कठिनाई का स्तर चुनने वाला था, अचानक उसके दिमाग में एक ठंडी सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज गूंज उठी। डिंग, सिस्टम चैलेंज मिशन शुरू हो गया। मिशन का नाम बीस्ट टाइड हंटर। मिशन का उद्देश्य इस राक्षसी लहर के दौरान 10,000 उत्परिवर्तित राक्षसों को मार गिराना। मिशन का इनाम एक पेशेवर गेंद निकालने का एक मौका। यासुओ की गतिविधियां भी अचानक रुक गईं। क्या कोई चैलेंज मिशन शुरू हो गया है? जू हुआई के दिल की धड़कन अनियंत्रित रूप से तेज होने लगी। वह इस पुरस्कार को ठुकरा नहीं सका। हालांकि इस मिशन की कठिनाई को नरक समान बताया जा सकता है। 10,000 विचित्र जीव। यासुओ और गैंडाल्फ के वर्तमान स्तर को देखते हुए इस कार्य को पूरा करना अत्यंत जोखिम भरा होगा। इस भयानक जीव जंतुओं की भीड़ में अनगिनत उच्च स्तरीय और अनोखे जीव मौजूद हैं। अगर आप सावधान नहीं रहे तो पल भर में ही आप चूर चूर हो जाएंगे। लेकिन चूंकि यह सक्रिय हो चुका है, तो फिर मुझे इसे आजमा कर देखना होगा। नया क्लोन प्राप्त करने का हर अवसर अनमोल है और इसे गंवाना नहीं चाहिए। उस स्थान में प्रवेश करने से पहले बूढ़े व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि यासुओ और गैंडाल्फ अभी भी उसी स्थान पर खड़े थे। वह चिंतित हुए बिना नहीं रह सका। तुम दोनों अभी तक अंदर क्यों नहीं आए? क्या तुम मरना चाहते हो? यासुओ को नियंत्रित करते हुए जू हुआई ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। हम अंदर नहीं जा रहे हैं। उनकी आवाज शांत जल की तरह स्थिर थी। मैं जाकर देखूंगा कि यह भयानक ज्वार वास्तव में कैसा है। ये सुनकर बूढ़े आदमी की आंखें मानो अपनी जगह से बाहर निकल आईं। उसने यासुओ की ओर इशारा किया, उसका हाथ गुस्से से कांप रहा था। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या आपने कभी राक्षसों का सैलाब देखा है? क्या आप जानते हैं कि राक्षसों के सैलाब में कितने विचित्र राक्षस होते हैं? हजारों की संख्या में। जब तक तुम उन्हें अपनी आंखों से देखोगे तब तक भागने में बहुत देर हो चुकी होगी। उन अनगिनत दरिंदों के झुंड द्वारा तुम्हें कुचलकर कीमा बना दिया जाएगा। यासुओ को नियंत्रित कर रहे जू हुआई ने बूढ़े व्यक्ति को हल्के से सिर हिलाकर सहमति दी। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। हम बस एक बार देख लेंगे, चिंता मत करो। अपने पैरों के नीचे बढ़ते हुए हिंसक कंपन को महसूस करते हुए बूढ़े व्यक्ति को पता चल गया कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता। उसने गुस्से से पैर पटका और एक वाक्य बुदबुदाया, जो लोग बड़ों की सलाह नहीं मानते उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मुझे परवाह नहीं कि तुम जीते हो या मरते हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति एक सफेद रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। कालकोठरी के प्रवेश द्वार के सामने का इलाका पूरी तरह से शांत हो गया। यासुओ को नियंत्रित करते हुए जू हुआई मुड़ा और आसानी से गैंडाल्फ को अपनी पीठ पर उठा लिया। इस चुनौती को पूरा करने के लिए मुख्य क्षति पहुंचाने वाला पात्र निषिद्ध मंत्र जादूगर होना चाहिए। यासुओ का काम उसके वाहन के रूप में कार्य करना था, ये सुनिश्चित करना था कि वह जानवरों के झुंड द्वारा सीधे तौर पर पराजित न हो जाए। उनके पैरों के नीचे बिजली कड़क उठी। गैंडाल्फ को अपनी पीठ पर लिए हुए यासुओ हवा की तरह फुर्ती से आगे बढ़ा और कुछ ही छलांगों में बहुत ऊंची एक छोटी पहाड़ी पर चढ़ गया। उसने ऊपर देखा। अगले ही पल शांत और संयमित स्वभाव वाले जू हुआई भी चौंक गए। उनके सामने का दृश्य किसी को भी थरथरा देने के लिए काफी था। क्षितिज के किनारे पर एक काली धारा तेजी से बह रही थी। वहां अनगिनत विचित्र जीव थे और उन जीवों के उमड़ते झुंड एक काली लहर में विलीन हो गए जिसने धरती को चीर डाला। वे जहां से भी गुजरे पेड़ गिर पड़े और चट्टानें चूर चूर हो गईं। आकाश में चंद्रमा की रोशनी को भी ढक देने वाले विशाल पंखों वाला एक उड़ने वाला राक्षस एक काले बादल में चक्कर लगाते हुए एक तीखी चीख निकाल रहा था। उस काले जलप्रपात के भीतर कई विशालकाय जानवर, जिनमें से प्रत्येक एक पहाड़ जितना बड़ा था, भारी कदमों से आगे बढ़ रहे थे, जिससे जू हुआई के पैरों के नीचे की ऊंची ढलान हर कदम पर हिंसक रूप से कांप रही थी। असंख्य जानवरों की दहाड़ें और चीखें एक विनाशकारी ध्वनि तरंग में परिवर्तित हो गईं, जिससे लोगों के कान के पर्दे दुखने लगे। जैसा कि उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा था, इस लहर में जानवरों की संख्या संभवतः 50 या 60 हजार तक हो सकती है। उनकी यात्रा की दिशा को देखते हुए ये स्पष्ट था कि उनका गंतव्य डोंगहाई शहर था। ये पहली बार था जब जू हुआई ने राक्षसी लहर का इतना करीब से अनुभव किया था। दमन की प्रबल भावना ने उसे भय की एक सिहरन से भर दिया। उसने तुरंत खुद को शांत किया। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक थी। गैंडाल्फ ने धीरे धीरे अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी को ऊपर उठाया। सभी जानवरों की दहाड़ों के बीच प्राचीन शब्दांश स्पष्ट रूप से गाए जा रहे थे। निषिद्ध मंत्र, उल्का वर्षा। बूम! उसके सिर के ऊपर का स्थान फट गया और जलता हुआ द्वार फिर से प्रकट हो गया। लेकिन इस बार दरवाजे से जो गिरा वह लाल रंग का उल्कापिंड नहीं था, बल्कि वे भयानक हरी लपटों से जलते हुए प्रलय के तारे हैं। वह हरी लौ वही आत्मा भक्षण करने वाली पाताल ज्वाला थी जिसे गैंडाल्फ ने अभी अभी अवशोषित किया था। बूम बूम बूम! भयानक हरे रंग का उल्कापिंड ठीक नीचे मौजूद जानवरों के सबसे घने झुंड में जा गिरा। भीषण झटके से दर्जनों राक्षस पल भर में टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन ये तो केवल शुरुआत है। विस्फोट से निकली हरी लपटें फैले हुए विष की तरह आसपास के और भी अधिक राक्षसों को रंगने लगी। आओ! युद्ध क्षेत्र में तुरंत ही एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। ऐसा लग रहा था मानो लपटों में अपनी ही जान हो, जिसके कारण उन्हें छूने वाले अजीबोगरीब जानवर बेतहाशा इधर उधर लुढ़कने लगते थे, अपने शरीर पर लगी आग को बुझाने की कोशिश करते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता था। हड्डियों से चिपके कीड़ों की तरह हरी प्रेतवादित ज्वालाएं त्वचा और शल्कों की अनदेखी करते हुए सीधे उनके मांस और आत्माओं को झुलसा रही थी। एक के बाद एक वे विचित्र जानवर जिंदा जल गए, केवल जले हुए कंकाल ही बचे और फिर अपनी दर्दनाक लड़ाई में राख में बदल गए।
वह दृश्य ऐसा था मानो नरक टूट पड़ा हो। 12वें स्तर के जंगली भेड़िए को मार गिराएं और 120 अनुभव अंक प्राप्त करें। लेवल 15 के बख्तरबंद बैल को हराएं और 250 अनुभव अंक प्राप्त करें। उल्कापिंडों और आग की बौछार ने 100 से अधिक विचित्र जानवरों को मार डाला। सिस्टम नोटिफिकेशन से जो हुआई का दिमाग भर गया। इस दृश्य ने उग्र जनसमूह के बीच तुरंत ही काफी हलचल मचा दी। ली आकाश में 20 मीटर से अधिक पंखों वाले एक विशालकाय बाज ने पलक झपकते ही पहाड़ी पर मौजूद यासुओ और गैंडाल्फ पर अपनी पैनी निगाहें गड़ा दी। उससे एक ऐसी चीख निकली जो बादलों को चीरती हुई चट्टानों को चीर गई। पलक झपकते ही विभिन्न आकारों के 1 दर्जन से अधिक उड़ने वाले जीव मुख्य सेना से अलग हो गए, दिशा बदल ली और धनुष से छोड़े गए तीरों की तरह उन दोनों की ओर झपटे। हवा में एक दुर्गंध फैल गई और वातावरण में एक खौफनाक और जानलेवा आभा छा गई। ये देखकर यासुओ ने जरा भी देरी करने की हिम्मत नहीं की। थंडर आर्मर, चटकने की आवाजें, तेज बिजली उसके शरीर पर गिरी और एक भव्य नीले कवच में तब्दील हो गई। अचानक मिली शक्ति के बल पर उसने गैंडाल्फ को अपनी पीठ पर उठाया और नीली बिजली की तरह जंगल के दूसरी ओर दौड़ पड़ा। अध्याय 60 निषिद्ध मंत्र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। रात स्याही की तरह काली थी और जंगल में बहने वाली हवा खून और सड़न की दुर्गंध लिए हुए थी। घनी पत्तियों के कारण चांदनी के धब्बेदार टुकड़े बन गए जो तेजी से आगे बढ़ते जंगल में बिखर गए। यासुओ गैंडाल्फ को अपनी पीठ पर लिए हुए पेड़ों के बीच बिजली की एक धुंधली नीली लकीर में बदल गया। उसका हर कदम अविश्वसनीय रूप से सटीक था और उसकी हर हरकत सुरुचिपूर्ण और सुंदर थी। उनके पीछे एक तीखी चुभने वाली चीख लगातार उनका पीछा कर रही थी। लगभग 1 दर्जन उड़ने वाले जीव जो मंडराते हुए गिद्धों की तरह दिखते थे, लगातार आकाश से विभिन्न रंगों के ऊर्जा विस्फोट और हवा के ब्लेड उगल रहे थे। धमाका धमाका, ऊर्जा विस्फोट यासुओ के पीछे हुआ जिससे भारी मात्रा में धूल और मलबा उड़ गया। तेज हवा के झोंके उसके बगल से गुजरे और एक विशाल पेड़ को भयावह चटकने की आवाज के साथ 2 हिस्सों में काट दिया। जंगल में कई फुर्तीले भेड़िए जैसे जानवरों ने सीधे पीछा करने का अपना इरादा छोड़ दिया और इसके बजाय यासुओ को घेर लिया और उसके रास्ते को रोकने की कोशिश की। न्यायालय में मौत, जो हुआई के विचार एकदम ठंडे थे। यासुओ ने अचानक दौड़ते हुए अपना शरीर मोड़ा और उसकी लंबी तलवार एक तेज चाप में चमक उठी। छी, एक क्रूर भेड़िए ने झपटा मारा, उसका सिर धड़ाम से धड़ से अलग हो गया और खौलता खून ठंडी जमीन पर छिटक गया। तलवार की तीव्र बिजली जैसी शक्ति तलवार के माध्यम से प्रवाहित हुई जिससे अन्य भेड़िए पल भर में कांप उठे और अपनी जगह पर जम गए। यासुओ ने अपना सिर भी नहीं घुमाया, फिर से रफ्तार बढ़ा दी और उन्हें बहुत पीछे छोड़ दिया। जमीनी स्तर पर खतरा नगण्य है, लेकिन आसमान में उड़ने वाले वो लोग तो बहुत ही परेशान करने वाले हैं। हालांकि वे फिलहाल उसे कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, लेकिन वे भिनभिनाती मक्खियों के झुंड की तरह थे जो उसके कार्यों को बहुत प्रभावित कर रहे थे। यासुओ के पास दूर से हमला करने की कोई विधि नहीं है। गैंडाल्फ की उल्का वर्षा ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल इन दर्जन भर छोटे राक्षसों से निपटने के लिए करना कुछ हद तक व्यर्थ है। इसके अलावा इतनी तेज गति पर भी ये निश्चित नहीं है कि लक्ष्य को सटीक रूप से भेदा जा सके। जो हुआई के मन में तरह तरह के विचार उमड़ रहे थे कि वह कैसे जवाब दे। तभी अचानक उसके दिमाग में बिजली की तरह एक विचार कौंधा। वगैरह, गैंडाल्फ 15वें स्तर पर पहुंच गया है। तुम्हें कोई नया कौशल सीखना चाहिए था। मैं उस विचित्र अग्नि को आत्मसात करने के लिए इतना उत्साहित था कि मैं इतनी महत्वपूर्ण बात को पूरी तरह से भूल गया। उन्होंने तुरंत अपना कुछ ध्यान गैंडाल्फ के एट्रीब्यूट पैनल पर केंद्रित किया। बिल्कुल सही, कौशल सूची के सबसे नीचे एक बिल्कुल नया कौशल आइकन गहरे मिट्टी जैसे पीले प्रकाश से जगमगा रहा था। निषिद्ध मंत्र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र LV1। प्रभाव, एक निर्दिष्ट क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण को विकृत करने के लिए 1000 माना का उपभोग करता है, जिससे 100 मीटर के दायरे में सामान्य से 10 गुना अधिक शक्तिशाली बल क्षेत्र बनता है। इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी लक्ष्यों की गति गंभीर रूप से प्रतिबंधित हो जाएगी। ये प्रभाव प्रक्षेप्य और लक्ष्य पर भी लागू होता है। अवधि 10 सेकंड, कूलडाउन 120 सेकंड। जो हुआई की आंखें पल भर में चमक उठी। यह एक और ऐसा समूह नियंत्रण कौशल है जो इतना शक्तिशाली है कि यह तार्किक लगता है। सिर्फ ऊपर उड़ रहे इन दर्जन भर नन्हे मुन्ने पक्षियों से निपटने के लिए इसका इस्तेमाल करना बहुत ही खर्चीला है। उसके दिमाग में जल्द ही एक और भी साहसिक और भी अधिक चौंकाने वाली योजना आकार लेने लगी। चूंकि ऐसा ही है, जो हुआई के होठों के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई जो मुश्किल से ही दिखाई दे रही थी। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली प्राकृतिक आपदा क्या होती है। उन्होंने तुरंत आदेश जारी कर दिया। यासुओ ने अचानक अपनी दिशा बदल दी। अब वह घने जंगल में नहीं चुप रहा था, बल्कि पूरी गति से उग्र राक्षसी लहर की ओर सीधा दौड़ पड़ा। जैसे जैसे राक्षसी लहर की मुख्य शक्ति से दूरी कम होती गई, उनके आसपास बिखरे हुए परग्रही राक्षसों की संख्या भी बढ़ती गई। उन दोनों पर तरह तरह के दूर से किए गए हमले मूसलाधार बारिश की तरह बरसने लगे। त्वरित की गति, यासुओ की आकृति बिजली की एक घुमावदार लकीर में बदल गई, जो गोलियों की बौछार के बीच से बाल बाल बचते हुए आगे बढ़ रही थी। उसी समय गैंडाल्फ ने अपनी पीठ पर चुपचाप अपनी छड़ी उठा ली थी। प्राचीन शब्दांशों का गायन शुरू होता है। निषिद्ध मंत्र 1000 मील की बर्फ की मोहर। उन दोनों से एक तीव्र ठंड बाहर की ओर फैल गई। क्लिक क्लिक। सामने के पंखे के आकार के क्षेत्र में सैकड़ों विचित्र जीव जंतु, साथ ही उनके द्वारा प्रदर्शित कौशल पल भर में क्रिस्टलीय बर्फ की मूर्तियों में जम गए। राक्षसी लहर के केंद्र तक जाने वाली एक मौत की सुरंग को जबरन साफ किया गया। यासुओ रुका नहीं और जमी हुई सड़क पर बेतहाशा दौड़ता रहा। धरती और भी अधिक हिंसक रूप से कांप उठी और एक पहाड़ के ढहने और सुनामी के टकराने जैसी गर्जना की आवाज हमारे कानों के ठीक बगल में गूंजती हुई प्रतीत हुई। हम लगभग पहुंच ही गए हैं, जो हुआई ने शांत भाव से आकलन किया। अगर वे और करीब आ गए तो ये दोनों क्लोन भी फंस सकते हैं। इसी क्षण आकाश में उड़ने वाले जीव भी वहां पहुंच गए थे। उनकी संख्या किसी तरह बढ़कर 20 या 30 हो गई है। वे काले बादलों की तरह यासुओ और गैंडाल्फ के ऊपर मंडरा रहे थे और उन्होंने एक और तीव्र हमला किया। हालांकि अब उनके सामने बचने का कोई रास्ता नहीं था। गैंडाल्फ ने एक बार फिर अपनी छड़ी उठाई। उसके मुख से धीरे धीरे एक मंत्र निकला जो पहले से कहीं अधिक रहस्यमय और प्राचीन था। पृथ्वी की गहराइयों से उत्पन्न होने वाली एक रहस्यमय, गहन और विशाल शक्ति क्षण भर में सक्रिय हो गई। निषिद्ध मंत्र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। भनभनाहट। अचानक एक अदृश्य बल क्षेत्र नीचे आ गिरा। गैंडाल्फ से 100 मीटर के दायरे में ही अचानक जमीन धंस गई। इस तरफ दौड़ते हुए वे विचित्र जानवर किसी अदृश्य हाथ से जकड़े हुए प्रतीत हो रहे थे। उनके अंग नम कीचड़ में धंस रहे थे और वे हिलने डुलने में असमर्थ थे।
आकाश में 20 या 30 उड़ने वाले जीव जो नीचे झपट्टा मारते हुए आए, उन्होंने भय से भरी चीखों की एक श्रृंखला निकाली। उनके पंख मानो शीशे से भरे हुए प्रतीत हो रहे थे और उनके शरीर अनियंत्रित रूप से जमीन की ओर गिरने लगे। बैंग बैंग बैंग, जैसे एक के बाद एक पकौड़ी बर्तन में गिराई जाती है, वैसे ही उड़ने वाले जीव दयनीय हालत में पूरी तरह से दिशाहीन होकर जमीन पर गिर पड़े। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। गैंडाल्फ का मंत्रोच्चार कभी नहीं रुका। उसके सिर के ऊपर का स्थान फट गया और भयानक हरी लपटों से जलता हुआ एक पोर्टल एक बार फिर खुल गया। निषिद्ध मंत्र, उल्का वर्षा। नीचे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से दबे हुए जानवर निराशा में अपने सिर ऊपर उठाने लगे। उनकी आंखों में प्रलय का दृश्य प्रतिबिंबित हो रहा था। आत्मा को भस्म कर देने वाली प्रचंड ज्वालाओं से जलते हुए लंबी हरी लपटें छोड़ते हुए उल्कापिंड तेजी से नीचे गिरे। वे भाग जाना चाहते थे, वे छिप जाना चाहते थे, लेकिन उसका शरीर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कीचड़ में फंस गया हो और एक कदम चलना भी बेहद मुश्किल था। वे असहाय होकर देखते रह गए क्योंकि मृत्यु आकाश से उतर रही थी। बूम! पहला हरा उल्कापिंड राक्षसों के झुंड के सबसे घने हिस्से में जा गिरा। आत्मा को झुलसा देने वाली हरी लपटों से मिश्रित एक विनाशकारी आघात तरंग बाहर की ओर फैल गई। असंख्य जानवर पल भर में टुकड़े टुकड़े हो गए और फिर अगले ही पल नरक की ज्वाला से प्रज्वलित हो गए। रात के आकाश में एक तीखी चीख गूंजी, लेकिन बाद में हुए विस्फोटों की वजह से वह जल्दी ही दब गई। यह एक तरफा नरसंहार था, नश्वर प्राणियों पर नरक की अग्नि का एक निर्मम बपतिस्मा। लेवल 17 के शैडो पैंथर को मार गिराया, 310 अनुभवन प्राप्त किए। लेवल 18 के उन्मादी दानव वानर को हराएं, 350 अनुभवन प्राप्त करें। सिस्टम नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला ने जो हुआई के दिमाग में एक शानदार झरने का रूप ले लिया। इस संयुक्त हमले ने लगभग 500 राक्षसों को मार गिराया। यासुओ और गैंडाल्फ दोनों से लगभग एक ही समय में एक चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी निकली। दोनों ही LV-16 तक पहुंच चुके हैं। यह अपग्रेड स्पीड। जो हुआई का दिल उत्साह से जल रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें तीव्र विकास और शक्ति प्राप्त करने का एक बिल्कुल नया, व्यापक मार्ग मिल गया है। हालांकि उसी क्षण वह अत्यधिक प्रसन्न था। एक विशाल, अविश्वसनीय रूप से तेज नीले रंग की हवा का झोंका बिना किसी चेतावनी के भयानक ज्वार की गहराई से आकाश में फैल गया। हवा का वह ब्लेड दसियों मीटर लंबा था और जहां भी वह गुजरता था, ऐसा लगता था मानो वह जगह दरार से कट गई हो। अच्छा नहीं है। AI द्वारा नियंत्रित यासुओ ने तुरंत ही जानलेवा खतरे को भांप लिया। हालांकि इस पवन ब्लेड द्वारा कवर किया गया क्षेत्र बहुत चौड़ा था और इसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, जिससे इससे बचना लगभग असंभव हो गया था। इस नाजुक क्षण में गैंडाल्फ अचानक यासुओ की पीठ से कूदकर उसके सामने खड़ा हो गया। आर्केन बैरियर का प्रकाश तुरंत अपनी पूरी क्षमता के साथ उजागर हो गया। धमाका! नीले रंग की हवा की तलवार ने दिखने में पतली सी जादुई ढाल पर जोरदार प्रहार किया। -33,134। गैंडाल्फ के सिर के ऊपर भारी संख्या में क्षतिग्रस्त धमाके हुए। यासुओ का थंडर आर्मर पल भर में चकनाचूर हो गया और गैंडाल्फ द्वारा उसका रास्ता रोकने के बावजूद हवा के तेज झोंके ने उसकी स्वास्थ्य सीमा को मात्र एक नगण्य अंश तक कम कर दिया। दोनों दर्जनों मीटर दूर जा गिरे, मानो उन्हें किसी तेज रफ्तार ट्रेन ने सीधे टक्कर मार दी हो। इस भीषण बल के कारण रास्ते में पेड़ों के बड़े बड़े हिस्से टूटकर बिखर गए। टकराना! यासुओ बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ा और उठने के लिए संघर्ष करने लगा। उसने ऊपर देखा और उसके नजरिए से जो हुआई को आखिरकार हमलावर साफ साफ दिखाई दिया। विशाल लहरों के ऊपर 50 मीटर से अधिक पंखों वाला एक विशालकाय बाज हवा में मंडरा रहा था। इसके पंखों का रंग चमकीला नीला सुनहरा होता है, मानो वे धातु से बने हों। उसकी आंखें दो जलते हुए सूर्यों की तरह थीं, ठंडी और हिंसक। सामान्य से 10 गुना अधिक मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव में भी ये हवा में स्वतंत्र रूप से तैर सकता है, मानो ये पूरी तरह से अप्रभावित हो। उसने नीचे बिखरे बालों वाले यासुओ और गैंडाल्फ को ध्यान से देखा और एक भयंकर दहाड़ मारी जिससे आकाश कांप। अध्याय 61। क्या ये दोनों पागल हैं? जो हुआई की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसके दिमाग में लाल रंग के आंकड़ों की एक पंक्ति उभर आई। एज और स्टॉर्म फाल्कन LV-42 कैलामिटी लेवल बॉस। स्वास्थ्य अंक 5,60,000 बटा 5,60,000। स्तर 42, आपदा स्तर का बॉस। जो हुआई का चेहरा बेहद गंभीर था। दौड़ना! उसके मन में बस यही एक विचार था। बिना किसी झिझक के उन्होंने तुरंत आदेश जारी कर दिया। यासुओ ने अभी अभी उठे गैंडाल्फ को धक्का देकर वापस उसकी पीठ पर बिठाया और भाग गया। इस समय उसके मन में लड़ाई जारी रखने का जरा सा भी विचार आने की हिम्मत नहीं थी। क्या तुम मजाक कर रहे हो? इस स्तर के बॉस से निपटना उनकी वर्तमान क्षमताओं से परे है। किसी भी कौशल से दोनों क्लोन को पल भर में मारा जा सकता है। इसके अलावा दूर मौजूद विशाल अंधेरी राक्षसी सेना का भी जिक्र करना जरूरी है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के दमन से मुक्त होने लगी है। आकाश में मंडरा रहे स्काईस्टॉर्म फाल्कन का इन दो चींटियों को, जिन्होंने उसकी शान को चुनौती देने की हिम्मत की थी, आसानी से जाने देने का कोई इरादा नहीं था। क्रोध से जलती उसकी आंखें नीचे भागती हुई नीली बिजली पर टिक गईं। उसके पंख अचानक फड़फड़ाने लगे। पलक झपकते ही सैकड़ों नीले रंग के हवा के ब्लेड अचानक हवा में प्रकट हो गए और एक घातक बारिश के तूफान की तरह नीचे उतरने लगे। प्रत्येक पवन किरण इतनी शक्तिशाली होती है कि वह स्टील को आसानी से फाड़ सकती है। तड़ित की गति! AI द्वारा नियंत्रित यासुओ ने अपनी गति कौशल की चरम सीमा तक पहुंच गया। तेज हवाओं की घनी बारिश के बीच उसकी आकृति एक टेढ़ी मेढ़ी बिजली की चमक में बदल गई, जो एक अविश्वसनीय कोण पर आगे बढ़ रही थी। हवा के झोंकों ने उसके शरीर को छूते हुए जमीन पर गहरी लकीरें बना दी। छी! उस अफरा तफरी में उसने अपनी लंबी तलवार घुमाई और एक ऐसे जानवर का सिर काट दिया जो पिछले विस्फोट में घायल हो गया था और अब केवल खून की एक पतली सी धार ही बची थी। तलवार के सहारे उसके शरीर में एक गर्म धारा प्रवाहित हुई। वाइल्ड सेट का लाइफस्टील प्रभाव सक्रिय हो गया और उसकी नाजुक स्वास्थ्य पट्टी थोड़ी पीछे हट गई। अपना हमला चूकते देख स्काईस्टॉर्म फाल्कन और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने अपनी नुकीली चोंच खोली और उसके मुंह में एक अत्यधिक संकुचित सियान रंग की ऊर्जा का गोला तेजी से संघनित होने लगा। आसपास की हवा विकृत हो गई थी, जिससे एक तीखी भिनभिनाहट की आवाज निकल रही थी। एक भयानक दबाव पहाड़ की तरह नीचे उतर आया। जो हुआई का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। बिना किसी झिझक के AI ने अपना सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता सक्रिय कर दिया। वाइल्ड सेट। जंगली और अनियंत्रित। यासुओ के शरीर से एक आदिम और हिंसक शक्ति का विस्फोट हुआ। उसकी आंखों में खून जैसी लाल रोशनी चमक उठी और उसी क्षण उसकी दौड़ने की गति अचानक दोगुनी हो गई।
वह प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गया जो नंगी आंखों से लगभग अदृश्य थी और जंगल में बेतहाशा दौड़ने लगा। जैसे ही वह 100 मीटर दूर भागा, बूम, अंततः उसके होठों से नीली ऊर्जा की गेंद निकल पड़ी। ये गिरते हुए नीले सूरज की तरह था जो उस जगह पर जोर से टकराया जहां यासुओ अभी अभी खड़ा था। विनाशकारी ऊर्जा एक जोरदार गर्जना के साथ फट पड़ी। उस स्थान पर अचानक 50 मीटर से अधिक व्यास का एक विशाल गड्ढा प्रकट हो गया। गड्ढे के किनारे सब कुछ धूल में तब्दील हो चुका था। इस झटके से ऐसी आंधी आई कि यासुओ दर्जनों मीटर आगे की ओर धकेल दिया गया। अपने पीछे के भयावह दृश्य को देखकर जू हुआई को पसीना आने लगा। इस बॉस के कौशल वाकई बेहद भयावह हैं। तब जाकर उसे अंततः सच्चाई का एहसास हुआ। मैं शुरू से ही गलत था। इतने बड़े पैमाने पर राक्षसों के झुंड में कई बेहद शक्तिशाली बॉस जरूर होंगे। यह ऐसी चीज है जिससे यासुओ और गैंडाल्फ अपनी वर्तमान क्षमता के अनुसार निश्चित रूप से मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। उनके पिछले कृत्य बेहद ही लापरवाह थे, मानो मौत को दावत दे रहे हों। सबसे सुरक्षित विकल्प यह है कि जंगली जानवरों की लहर के शहर के रक्षकों से सीधे टकराने का इंतजार किया जाए। जब समय आएगा तो शहर के प्रभावशाली लोग स्वाभाविक रूप से इन उपद्रवी सरगनाओं से निपटने के लिए आगे आएंगे। फिर वह इस अराजकता का फायदा उठाकर बचे हुए दुश्मनों को खत्म कर सकता था और अपने मिशन को पूरा कर सकता था। दबाव कई गुना कम होगा। सबसे जरूरी काम है हमारे पीछे पीछा कर रहे लोगों से पीछा छुड़ाना। हालांकि जू हुआई को जल्द ही निराशा के साथ एहसास हुआ कि वह जिस भी दिशा में भागे उसका कोई फायदा नहीं था। उनके पीछे मौजूद क्रोधित जानवरों का झुंड एक जिद्दी जोंक की तरह लगातार उनका पीछा करता रहा। इसी बीच दूर स्थित एक विशाल पर्वत शिखर पर यहाँ कई साहसी दल एकत्रित थे जो नीचे बहते काले जलप्रपात को भय से देख रहे थे। हे भगवान, ये तो बहुत सारे हैं। एक युवा पेशेवर का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आवाज कांप रही थी। इतने सारे विचित्र जीव जंतुओं के साथ अगर वे सभी शहर की दीवारों की ओर दौड़ पड़े तो क्या डोंगहाई शहर में सेंध नहीं लग जाएगी? उसके बगल में खड़े एक अनुभवी अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसके कंधे पर थपथपाया और गहरी आवाज में कहा, बकवास मत करो, महज दसियों हजार विचित्र जीव जंतुओं का होना कोई खास बात नहीं है। मैंने कुछ साल पहले लाखों जानवरों की भारी घेराबंदी देखी थी और फिर भी हम उसका बचाव करने में कामयाब रहे हैं ना। शहर की दीवार पर लगी वो जादुई तोपें कोई मजाक नहीं है। दूसरे व्यक्ति ने आह भरी और अपनी बात जारी रखी, ये सच है, लेकिन इस साल भयंकर ज्वार बहुत बार आए हैं। हम जैसे पेशेवरों के लिए जीवन दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है। ठीक उसी समय जब सभी लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, समूह में मौजूद एक तेज नजर वाले तीरंदाज ने अचानक नीचे की ओर इशारा किया और आश्चर्य से कहा, देखो, ऐसा लगता है कि लोग उस भयानक लहर से आगे निकल चुके हैं। ये सुनकर उसके बगल में खड़ा ढालधारी योद्धा तुरंत उपहास करने लगा। मजाक करना बंद करो आफी, ये तो भयंकर ज्वार है, भला कोई इसके सामने कैसे खड़ा हो सकता है? क्या तुम्हें भ्रम हो रहा है बच्चे? अन्य लोगों ने भी इसी भावना को दोहराया। बिल्कुल सही, आपने इसे गलत देखा होगा। अफेई नाम का तीरंदाज अधीर हो गया और उसने पलटवार किया। मुझे कुछ गलत नहीं देखा, ये सच है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद देख लीजिए। वह व्यक्ति अविश्वसनीय रूप से तेज दौड़ रहा है और उसने एक चीज अपनी पीठ पर लाद रखी है। उसकी जिद देखकर भीड़ ने कुछ संदेह के साथ जानवरों की लहर के आगे की ओर अपनी निगाहें घुमा ली। पेशेवरों की दृष्टि आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक बेहतर होती है। कुछ ही क्षणों में उन्हें उस उफनते हुए काले जलप्रपात के सामने एक धुंधली नीली रोशनी दिखाई दी। एक क्षण के लिए पर्वत की चोटी पर सन्नाटा छा गया। भीड़ से सदमे भरी आहों के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं कहीं भ्रम में तो नहीं हूँ? क्या सच में कोई है? ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं? क्या वे पागल हैं? एक भिक्षु ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। क्या ऐसा हो सकता है कि वे दोनों अकेले ही उस भयानक लहर को रोकने की कोशिश कर रहे हों? उसके आसपास के लोग तुरंत उसे ऐसे देखने लगे जैसे वह कोई मूर्ख हो। क्या तुम पागल हो गए हो? ऐसा कैसे हो सकता है? एक जानकार हत्यारे ने यही अनुमान लगाया था। ये बहुत संभव है कि इन दोनों बदकिस्मत लोगों को तूफानी लहर के सीधे उनके चेहरे पर टकराने से पहले शरण लेने का समय नहीं मिला होगा। इसलिए वे आशा की एक किरण की तलाश में उस भयानक लहर से आगे निकलने के लिए हताशा में ही लगे रहे। ओह, कितना दुखद है। मुझे उम्मीद है कि वे बच जाएंगे। देखने में परिपक्व लगने वाले उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और एक ठंडी हंसी हंसी। जीवित रहना, ये तो एक कोरी कल्पना है। राक्षसों की लहर की गति को देखो। कुछ ही मिनटों में वे अपने पीछे मौजूद राक्षसों के झुंड से पूरी तरह से घिर जाएंगे और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। हालांकि उन्होंने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि उन्हें काफी समय हो गया था। अचानक बदलाव आ गया है। बूम, नीचे से एक गहरी दबी हुई सी धमक सुनाई दी। उन दोनों का पीछा कर रहे जानवरों का झुंड मानो किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो, अचानक रुक गया और कीचड़ में गहराई तक धंस गया। पीछे से आ रहे जानवर रुकने में असमर्थ होकर एक के बाद एक उससे टकरा गए। पलक झपकते ही लोग और घोड़े इधर उधर फेंके गए और दृश्य किसी बड़े पैमाने पर कई वाहनों की टक्कर जैसा लग रहा था। आकाश में लगातार पीछा करते हुए उड़ने वाले जानवर अनियंत्रित रूप से जमीन की ओर ऐसे गिर रहे थे जैसे किसी बर्तन में पकौड़े गिराए जा रहे हों। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। पहाड़ की चोटी पर मौजूद लोग आंखें फाड़कर देखते रह गए। उन्होंने देखा कि दोनों आकृतियों के ऊपर का स्थान फट गया था। 5 विशाल उल्कापिंड भयावह हरी लपटों से जलते हुए और आग की लंबी पूंछें छोड़ते हुए राक्षसों के झुंड के सबसे घने हिस्से में जा गिरे। ये दृश्य अभूतपूर्व रूप से भयावह था। जानवरों की भीड़ के बीचों बीच पहाड़ के आकार का एक विशालकाय जानवर गुस्से से दहाड़ उठा। उसने बाकी सब कुछ अनदेखा करते हुए अपने साथियों को कुचल दिया और उन दोनों का पीछा करना जारी रखा। आकाश में विशाल नीले बाज ने एक चीख निकाली और उन्मत्त होकर नीचे की ओर विनाशकारी हमले किए। हालांकि उस नीली रोशनी की गति असली बिजली जितनी तेज थी। वे हमेशा ही सभी हमलों से बाल बाल बचने में कामयाब रहे और लगातार दूसरों से अपनी दूरी बढ़ाते रहे। इस दृश्य ने पर्वत की चोटी पर मौजूद सभी लोगों को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। ये तो हद से ज्यादा शर्मनाक है। तो क्या वह अभी भी इंसान है? अध्याय 62 नगर की दीवार पर आगंतुक। डोंगहाई शहर, उत्तरी शहर की दीवार। इस्पात से बनी शहर की दीवारें आकाश में फैली एक काली पर्वत श्रृंखला की तरह दिखती थी जो ठंडी और शांत थी। शहर की दीवार पर हर 100 मीटर पर एक खतरनाक जादुई तोप स्थापित की गई है।
तोप का मुंह गहरा और काला था और उसके अंदर मौजूद जादुई क्रिस्टल कोर खतरनाक ऊर्जा की चमक बिखेर रहा था, जो किसी भी क्षण विनाश की किरण छोड़ने के लिए तैयार था। वर्दीधारी कवच पहने और भाले तथा भारी ढालों से लैस लगभग 1000 नगर रक्षक एक गंभीर वर्गाकार संरचना में खड़े थे। उनकी सांसें तेज चल रही थीं, उनकी आंखें पैनी थीं और वे दूर क्षितिज को ध्यान से देख रहे थे। उनके पीछे डोंगहाई शहर के विभिन्न संघों के पेशेवर लोग थे। वे छोटे-छोटे समूहों में या अकेले खड़े थे, प्रत्येक व्यक्ति एक अलग तरह की पेशेवर प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा था, जो शहर की विनाशकारी लहर के खिलाफ लड़ाई की रीढ़ की हड्डी का निर्माण कर रहा था। हर भयंकर समुद्री लहर एक ऐसी आपदा है जो हर किसी के जीवन और मृत्यु को प्रभावित करती है। संघ और कबीले परस्पर निर्भर हैं, एक के पतन से दूसरे को भी नुकसान होगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हालांकि समय पल पल बीतता गया। चेतावनी का संकेत पहले ही दिया जा चुका था, लेकिन अनुमानित प्रलयकारी समुद्री लहर अभी तक प्रकट नहीं हुई थी। वातावरण में चिंता और बेचैनी का माहौल छा गया था। क्या हुआ? तार्किक रूप से देखा जाए तो हमें बहुत पहले ही यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। शहर के रक्षकों के कमांडर झांग चिमिंग एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे, जिनका चेहरा दृढ़ था और उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। वह मुड़ा और अपने बगल में खड़े एक व्यक्ति को देखा, जिसने सुरुचिपूर्ण काले रंग के वस्त्र पहने हुए थे। उसका व्यवहार शांत था और उसकी आवाज में निर्देश मांगने का संकेत था। राष्ट्रपति सन, आप क्या सोचते हैं? चेयरमैन सन के नाम से जाने जाने वाले वह व्यक्ति लगभग 40 वर्ष के थे। उनका रूप रंग सुसंस्कृत था, लेकिन उनके कनपटी के बाल हल्के भूरे हो चुके थे। वह शहर की दीवार पर पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा था, दूर तक शांत भाव से देख रहा था, मानो उसके सामने कुछ भी उसे विचलित नहीं कर सकता हो। झांग चिमिंग का सवाल सुनकर उसने धीरे धीरे बात की। उसकी आवाज तेज नहीं थी, फिर भी स्पष्ट रूप से सभी के कानों तक पहुंच गई। पतझड़ को अलविदा। ये शब्द बोलते ही भीड़ में से एक आकृति तेजी से बाहर निकली। वह लंबा और प्रभावशाली था, काले रंग के वस्त्र पहने हुए था, जिससे चलने फिरने में आसानी हो रही थी। वह वही रहस्यमय और शक्तिशाली व्यक्ति था जिसने कभी चांदी के ड्रैगन पर सवार होकर यासुओ को मार डाला था। इस समय बाहरी लोगों की नजरों में यह था प्रभावशाली शख्सियत चेयरमैन सन के सामने अत्यंत सम्मान के साथ खड़ी थी। बॉस, आपके क्या आदेश हैं? चेयरमैन सन ने अपनी निगाहें दूर तक टिकाए रखी और शांत भाव से कहा, चलिए देखते हैं कि भयंकर ज्वार के साथ क्या हो रहा है। बिना किसी झिझक के ली कीयू ने तुरंत जवाब दिया, हाँ। वह मुड़ा और शहर की दीवार के किनारे की ओर तेजी से बढ़ने लगा। भीड़ की विस्मय भरी निगाहों के बीच उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी हथेली में एक प्राचीन चांदी का ड्रैगन के आकार का प्रतीक चिन्ह प्रकट हुआ, जो तुरंत ही तेज रोशनी बिखेरने लगा। अपना सिर ऊंचा रखो। ऊपर आकाश से एक तेज और गूंजती हुई अजगर की दहाड़ सुनाई दी, जिससे पूरी शहर की दीवार कांप उठी। ली कीयू के सामने का स्थान एक अदृश्य शक्ति द्वारा चीर दिया गया और अचानक हवा में एक विशाल स्थानिक दरार खुल गई। चमकदार चांदी के शल्कों से ढका एक भयंकर अजगर का सिर दरार से निकला। उसकी सुनहरी अजगर जैसी आंखें नीचे मौजूद भीड़ पर उदासीनता से घूम रही थीं। शहर की दीवार पर तैनात पहरेदारों ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। वे सभी भयभीत हो गए और सहज रूप से आधा कदम पीछे हट गए। ली कीयू ने अपने पैर की उंगलियों से प्राचीर को हल्के से छुआ। उसका शरीर पंख की तरह ऊपर उठा और चांदी के अजगर की चौड़ी पीठ पर मजबूती से उतर गया। वह अजगर को अपने पंख फैलाने और ऊंचाई पर उड़ने का आदेश देने ही वाला था। ठीक तभी गड़गड़ाहट, धरती में भीषण कंपन होने लगी। दूर से एक गहरी गड़गड़ाहट भरी आवाज आई, जो बड़ी ताकत के साथ अंदर तक फैल गई। सबकी धड़कनें तेज हो गईं। वे आ गए हैं, झांग चिमिंग ने सख्ती से चिल्लाया। शहर की दीवार पर वातावरण पल भर में जम गया और आकाश में एक भयानक आभा छा गई। अजगर की पीठ पर खड़े होकर ऊपर से नीचे देखते हुए ली कीयू के होठों पर एक उत्साहित मुस्कान फैल गई। हालांकि अगले ही पल उनके चेहरे के भाव थोड़े स्थिर हो गए। उसने इसे देखा, उस प्रचंड काली धारा के सामने दो नन्हे मुन्ने बेतहाशा भाग रहे थे। एक नीला और एक सफेद। उनकी गति आश्चर्यजनक थी। हे, ली कीयू हल्की सी हंसी रोक नहीं पाए। ये दोनों बदकिस्मत लोग राक्षसों के झुंड द्वारा पीछा किए जाने के बावजूद बच निकले। मुझे नहीं पता कि यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य। शब्द पूरे होने से पहले ही विशालकाय लहरों के ऊपर मंडराते नीले रंग के स्काई स्टॉर्म फाल्कन ने गुस्से भरी दहाड़ लगाई और अचानक अपनी गति बढ़ा दी। ऐसा लग रहा था कि उसका धैर्य खत्म हो गया था और वह सबसे पहले नीचे मौजूद दो परेशान करने वाली चींटियों को पूरी तरह से कुचलने की तैयारी कर रहा था। इसके मुख में वायु तत्व की अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा एकत्रित हो गई थी। हालांकि जैसे ही वह अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने वाला था, अपना सिर ऊंचा रखो। ली कीयू के नीचे मौजूद चांदी के ड्रैगन ने एक राजसी दहाड़ लगाई। उसका विशाल शरीर चांदी की बिजली के एक बोल्ट में बदल गया, जिसने तुरंत स्काई स्टॉर्म फाल्कन के हमले का रास्ता रोक दिया। ली कीयू ने अपने होठों को चाटा, मुस्कुराया और उसकी आंखों में लड़ने का जज्बा झलक रहा था। अरे बड़े पक्षी, अगला मुकाबला मुझसे है। डॉट डॉट डॉट। नीचे जू हुआई ने इस दृश्य को गैंडाल्फ के नजरिए से स्पष्ट रूप से देखा। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वह चांदी का अजगर ही वह आदमी है। आप गलत नहीं हो सकते। ये वही ड्रैगन मास्टर है जिसने कुछ दिन पहले यासुओ को मार डाला था। वह यहाँ कैसे पहुंच गया? मैंने कुछ दिन पहले आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन आज मैंने खुद को बचा लिया। ये तो काफी नाटकीय है। फिर जू हुआई के मन में एक और सवाल आया। यासुओ को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने तुरंत आदेश जारी कर दिया। यासुओ का प्रभावशाली थंडर आर्मर पल भर में बिजली की चिंगारियों में बदल गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। अगर उसे पता चल गया तो वह तुम्हें पल भर में राख कर देगा और यासुओ फिर से जीवित हो उठेगा। कौन जाने इससे किस तरह की मुसीबत खड़ी हो जाएगी। फिलहाल मुझमें इतनी ताकत नहीं है कि मैं इतनी शक्तिशाली हस्ती से मुकाबला कर सकूं। ऊंची दीवार पर जैसे ही जानवरों का झुंड गोलीबारी की सीमा में प्रवेश कर गया। भनभनाहट। प्रत्येक जादुई तोप के मूल जादुई क्रिस्टल पूरी तरह से सक्रिय हो गए थे और तोप के मुखौटे पर चकाचौंध भरी रोशनी एकत्रित हो गई थी। अगले ही क्षण विनाश की आभालीय ऊर्जा की दर्जनों मोटी किरणें आकाश को चीरती हुई नीचे मौजूद जानवरों के झुंड से टकरा गईं। बूम बूम बूम। भीषण विस्फोटों की आवाजें एक के बाद एक गूंजती रहीं। प्रकाश की प्रत्येक किरण जो गिरी, उसने जानवरों के झुंड में एक विशाल पंखे के आकार का क्षेत्र साफ कर दिया। असंख्य विचित्र जीव पल भर में ऊर्जा के तीव्र प्रवाह से टुकड़े टुकड़े हो गए। उन्हें चीखने का भी समय नहीं मिला। ऊर्जा के हिंसक विस्फोट ने अंततः राक्षसी लहर का निशाना यासुओ और गैंडाल्फ से हटाकर उस विशाल शहर की दीवार पर केंद्रित कर दिया, जिससे मृत्यु की आभा निकल रही थी।
गर्जन, जानवरों की उस विशाल लहर के भीतर पहाड़ के आकार के एक विशालकाय जानवर ने कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाई। डोंगहाई शहर की रक्षा के लिए लड़ाई आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। आकाश में शरद ऋतु का रजत ड्रैगन और नीला तूफानी बाज भयंकर युद्ध में उलझे हुए थे। उनकी ड्रैगन जैसी सांसें और हवा के ब्लेड आपस में टकरा रहे थे और भयानक ऊर्जा के उतार चढ़ाव के कारण बादल मंथन कर रहे थे। बचे हुए उड़ने वाले जीव काले बादलों की तरह ऊंची दीवारों को फांदकर सीधे शहर में घुसने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसे ही वे शहर की दीवार के ऊपर से उड़ने वाले थे, भनभनाहट, अचानक एक विशाल अर्धपारदर्शी प्रकाश की स्क्रीन प्रकट हुई। ये डोंगहाई शहर के दर्जनों रणनीतिकारों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई एक रक्षात्मक संरचना थी। शहर की दीवार पर अनगिनत रहस्यमय सरणी पैटर्न प्रकाशित हुए थे जो तेजी से चमक रहे थे और पूरे डोंगहाई शहर को घेर रहे थे, जिससे ये चट्टान की तरह ठोस लग रहा था। बैंग बैंग बैंग, एक के बाद एक उड़ने वाले जीव प्रकाश की स्क्रीन से टकराए, इधर उधर उछले और चक्कर खाने लगे। जमीन पर कई विशालकाय बॉस स्तर के परग्रही जीव आगे बढ़े, दहाड़ते हुए शहर की दीवार की ओर बढ़े और अपने विशाल शरीर और भयंकर कौशल का उपयोग करते हुए रक्षात्मक प्रकाश अवरोध पर बमबारी की। प्रकाश की स्क्रीन पर लहरें फैल गईं, फिर भी वह स्थिर रही। आक्रमण करना, झांग चिमिंग ने अपनी कमर से अपनी लंबी तलवार निकाली और हमले का आह्वान किया। शहर की दीवारों से तीरों की बारिश होने लगी और जादू झरने की तरह नीचे गिरने लगा। जादुई तोपों की निरंतर बमबारी और रक्षात्मक संरचना की सुरक्षा पर भरोसा करते हुए रक्षकों ने उन्मत्त होकर नीचे की ओर गोलाबारी की, जिससे विदेशी राक्षसों की सेना का संहार हो गया। कुछ समय तक मुकाबला बराबरी का था। हालांकि ठीक उसी समय जब सभी को लगा कि स्थिति फिलहाल स्थिर हो जाएगी, अचानक बदलाव आ गया है। सिजल सिजल सिजल, शहर की दीवार के नीचे की मिट्टी बिना किसी चेतावनी के फट गई। अनगिनत मोटी गहरे हरे रंग की लताएं जो कटोरे जितनी मोटी थी, वास्तव में जमीन से रक्षात्मक संरचना को भेद रही थी। एक विषैले सांप की तरह यह जमीन से फूटकर निकला और अविश्वसनीय गति से ऊंची दीवारों के साथ साथ बेतहाशा ऊपर की ओर फैल गया। वे जीवित प्राणियों की तरह थे जो रक्षकों के हमलों से सटीक रूप से बचते हुए लगातार दागी जा रही जादुई तोपों को स्पष्ट रूप से निशाना बना रहे थे। अच्छा नहीं, जादुई तोप की रक्षा करो। झांग चिमिंग का चेहरा एकदम बदल गया और वह तेजी से चिल्लाया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेल के सिरे पर अचानक नुकीले चाकू जैसे कांटे निकल आए। पफ पफ पफ, वह नुकीली वस्तु जादुई तोप के मूल जादुई क्रिस्टल में सटीक रूप से घुस गई। तेज चटकने की आवाजों की एक श्रृंखला के साथ कई जादुई तोपों के मुंह से निकलने वाली ऊर्जा की चमक तेजी से मंद पड़ गई और वे पूरी तरह से शांत हो गईं। बची हुई लताएं भी निष्क्रिय नहीं रहीं। बेतहाशा नाचती हुई तंतुओं की तरह उन्होंने शहर की दीवारों पर तैनात शहर के रक्षकों पर अंधाधुंध हमले शुरू कर दिए। तुरंत ही एक चीख सुनाई दी। जादुई तोपों से होने वाली आग पर लगाम हटने के साथ ही नीचे मौजूद पशु सेना पर दबाव काफी कम हो गया। परिस्थिति पल भर में पलट गई। अध्याय 63 तो जादुई तोप से भी ज्यादा शक्तिशाली है। झांग चिमिंग का दिल अचानक कस गया। इन विचित्र जीवों की बुद्धिमत्ता उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक प्रतीत हुई। वे रक्षात्मक संरचना की कमजोरियों पर हमला करना भी जानते थे और भूमिगत होकर अचानक हमला करते थे। वे ये भी जानते हैं कि सबसे पहले उन जादुई तोपों को नष्ट करना जरूरी है जो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा करती हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई अदृश्य शक्ति पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर रही हो। धिक्कार है, वह दहाड़ा, अपनी लंबी तलवार निकाली और खुद उस बेल को काट डाला जो एक सैनिक पर हमला कर रही थी। सभी टुकड़ियां बेलों को साफ करने को प्राथमिकता दें। जादुई तोपों को बचाएं। शहर की दीवार पर तुरंत ही अफरा तफरी मच गई। एक तरफ खड़े चेयरमैन सन ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे हुए थे। उनकी आंखें शांत जल की तरह स्थिर थीं। उसने बेतहाशा फैलती हुई गहरे हरे रंग की लताओं पर एक नजर डाली और स्थिर स्वर में बोला, पौधों को नियंत्रित करने वाला वह मालिक अभी भी राक्षसों के झुंड में छिपा हुआ होगा। ये लताएं समस्या का मात्र विस्तार हैं, ये केवल लक्षणों का उपचार करती हैं, मूल कारण का नहीं। वह रुका। उसकी निगाहें अपने पीछे मौजूद विभिन्न संघों के प्रभावशाली व्यक्तियों पर टिकी थी। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन पूरे शहर में गूंज उठी। अगर हम डोंगहाई शहर की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें पहले उसे ढूंढकर मारना होगा। शहर छोड़ने को कौन तैयार है? उसके मुंह से ये शब्द निकले भी नहीं थे कि उसने इन्हें पहन लिया। एज और वुल्फ गिल्ड, हम तैयार हैं। मैं आयरन फिस्ट उनमें से एक हूँ। हमारे विंडवॉकर भाड़े के सैनिकों के समूह, चलो चलें। दर्जनों लोग बिना किसी झिझक के आगे आए। वे डोंगहाई शहर के शीर्ष पेशेवर हैं और इस शहर के संरक्षक हैं। बिना किसी झिझक के वे विभिन्न रंगों से जगमगा उठे और उबलते पानी में डाले गए पकौड़ों की तरह दर्जनों मीटर ऊंची शहर की दीवार से निडर होकर नीचे कूद गए। उनके गुजरने पर प्रकाश का पर्दा लहरा उठा। वे तेज चाकुओं की तरह थे जो उन काले जानवरों के सैलाब में बेरहमी से घुस रहे थे। मारना, प्रमुख योद्धा दहाड़ा और अपनी विशाल कुल्हाड़ी घुमाई, जिससे कई विचित्र जानवर पल भर में दो टुकड़ों में कट गए। शुरुआत में वे अपनी मजबूत व्यक्तिगत क्षमताओं के बल पर युद्ध के मैदान पर हावी होने में सक्षम थे, लेकिन वहां बहुत सारे विचित्र जीव थे। जल्द ही कुछ पेशेवर लोग जानवरों के झुंड से घिर गए। उन्हें चीखने का भी समय नहीं मिला, लेकिन बाकी बचे लोगों की आंखों में डर का कोई निशान नहीं था। वे दहाड़ते और चिल्लाते हुए, अपने हथियारों को बेतहाशा लहराते हुए, जानवरों की अंतहीन भीड़ के बीच से आगे बढ़ते हुए अंधेरे में छिपे दुश्मन की तलाश कर रहे थे। उनका घर ठीक उनके पीछे था। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। चेयरमैन सन ने इस दृश्य को शांत भाव से देखा, फिर अपने बगल में बैठे झांग चिमिंग की ओर मुड़े। कमांडर झांग, शहर में मौजूद सभी आरक्षित सैनिकों को तुरंत जुटाकर हमारी सहायता के लिए भेजें। जादुई तोप का निशाना चूक गया और आज की लड़ाई उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन होगी। पूरे दिन और रात लड़ने के लिए तैयार रहें। झांग चिमिंग ने गंभीर भाव से सिर हिलाया और तुरंत कम्युनिकेटर के माध्यम से शहर के भीतर मौजूद सैनिकों के साथ समन्वय शुरू कर दिया। इसी बीच युद्ध क्षेत्र के किनारों पर ये देखकर कि राक्षसी लहर की मुख्य शक्ति पूरी तरह से शहर की दीवार के साथ युद्ध में लगी हुई थी, जो हुआई ने अंततः उन भयानक बॉस का ध्यान खुद से हटा लिया। अवसर आ गया है। उसने तुरंत यासुओ और गैंडाल्फ पर नियंत्रण कर लिया। अपनी स्थानिक अंगूठी से उच्च स्तर की माना पुनर्स्थापना औषधि की कई बोतलें निकाली और उन्हें पानी की तरह उड़ेल दिया। फिर यासुओ ने गैंडाल्फ को अपनी पीठ पर उठाया। उसका शरीर बिजली की एक चमक में बदल गया और वह तेजी से घूमकर जानवरों के झुंड के किनारे पर पहुंच गया। ये शहर की रक्षात्मक मारक क्षमता का एक कमजोर पहलू है, लेकिन ये गैंडाल्फ का सबसे बेहतरीन मंच था। गैंडाल्फ ने अपनी छड़ी उठाई और प्राचीन रहस्यमय मंत्र को एक बार फिर गाया गया।
उसके सिर के ऊपर का स्थान फट गया और भयानक हरी लपटों से जलता हुआ एक द्वार गर्जना के साथ खुल गया। निषिद्ध मंत्र उल्का वर्षा। आत्मा को भस्म कर देने वाली लपटों से घिरे 5 विशाल उल्कापिंड तेजी से नीचे आए और राक्षसों के झुंड के सबसे घने हिस्से में जा गिरे। बूम! हरी लपटें महामारी की तरह फैल गईं। असंख्य जानवर पल भर में ही सदमे की लहर से टुकड़े टुकड़े हो गए और फिर अगले ही पल आत्मा को झुलसा देने वाली लपटों में जलकर राख हो गए। रात के आकाश में एक तीखी चीख गूंजी, लेकिन बाद में हुए विस्फोटों की वजह से वह जल्दी ही दब गई। लेवल 17 के शैडो पैंथर को मार गिराया, 310 अनुभवन प्राप्त किए। लेवल 18 के उन्मादी दानव वानर को हराएं, 350 अनुभवन प्राप्त करें। कार्य प्रगति 1051/10,000। ये तो एक शुरुआत है। जू हुआई का दिल उत्साह से जल रहा था। इस दिल दहला देने वाले दृश्य ने शहर की दीवार पर मौजूद सभी लोगों को तुरंत स्तब्ध कर दिया। युद्ध का निर्देशन कर रहे झांग चिमिंग अचानक जम गए और दूर आकाश में उठती हरी लपटों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। यह क्या है? क्या कोई राक्षसी लहर के किनारे पर जादू का प्रयोग कर रहा है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? किस तरह के कौशल में इतनी भयावह सीमा हो सकती है? उस क्षण चेयरमैन सन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और पहली बार उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। वे सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि एक और विसंगति उत्पन्न होती है। हरी लपटों से घिरे क्षेत्र में अचानक भीषण ठंड फैल गई। निषिद्ध मंत्र 1000 मील की बर्फ की मोहर। क्लिक क्लिक। जमीन पर जल रही लपटों के साथ साथ असंख्य विचित्र जीव पल भर में क्रिस्टलीय बर्फ की मूर्तियों में जम गए। एक आग, एक बर्फ, एक गर्म, एक ठंडा। महज 10 सेकंड से भी कम समय में युद्ध के मैदान से लगभग 1000 विचित्र जानवर गायब हो गए। इस तरह का अतिरंजित व्यवहार केवल शहर की दीवार पर मौजूद लोगों तक ही सीमित नहीं था। राक्षसों के प्रकोप के दौरान शहर पर हमला करने वाले सरदारों का गुस्सा भी एक बार फिर भड़क उठा। उन्होंने प्रकाश की रक्षात्मक बाधा पर अपना हमला छोड़ दिया। गुस्से में दहाड़ते हुए उनके विशाल शरीर अचानक मुड़े और यासुओ और गैंडाल्फ की ओर दौड़ पड़े। आकाश में स्काई स्टॉर्म फाल्कन, जो चांदी के ड्रैगन के साथ भयंकर युद्ध में लगा हुआ था, ने एक तीखी चीख निकाली और अपने पंख फड़फड़ाए, लिक्यू के चंगुल से मुक्त होने की कोशिश की। अरे अरे अरे, ध्यान मत भटकाओ। लिक्यू चांदी के ड्रैगन पर सवार था, उसके चेहरे पर एक जंगली मुस्कान फैली हुई थी। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? तुम्हारा प्रतिद्वंदी मैं हूं। अपना सिर ऊंचा रखो। चांदी के अजगर ने दहाड़ मारी और जलती हुई सफेद सुनहरी अजगर की सांस का एक जोरदार विस्फोट किया जो स्काई स्टॉर्म फाल्कन के किनारे से टकराया। बाद वाले ने दर्द भरी चीख निकाली, उसका विशाल शरीर हवा में लड़खड़ाया, उसके पंखों का एक बड़ा हिस्सा झुलस गया था। उसी समय ऊंची दीवार के ऊपर चेयरमैन सन की आंखों में एक चमक कौंधी और उन्होंने एक निर्णायक निर्णय लिया। ब्लैक नेदर, पेंग कांग, तुम दोनों भी यहीं से उतर जाओ। हर हाल में उन जमीनी सरदारों को व्यस्त रखो। नीचे मौजूद उन दोनों लोगों की रक्षा करना सुनिश्चित करें। हाँ, 2 आकृतियों ने जवाब दिया और शहर की दीवार से छलांग लगा दी। इस समय यासुओ गैंडाल्फ को अपनी पीठ पर लादे हुए जंगल में अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भाग रहा है। उसके पीछे 2 लेवल 40 बॉस, जिनमें से प्रत्येक एक छोटे पहाड़ के आकार का था, भारी कदमों से लगातार उसका पीछा कर रहे थे। उनके पैरों तले धरती कांप उठी। शहर के पहरेदार तो बिल्कुल निकम्मे हैं। जू हुआई मन ही मन बहुत गुस्से में था और चिल्ला रहा था। क्या इससे नफरत पैदा नहीं हो सकती? ठीक उसी समय जब उसे लगा कि वह अपनी पुरानी चालों को दोहराने और समय के खिलाफ जीवन मरण की दौड़ आयोजित करने वाला है, उसके सामने भूतों जैसी 2 आकृतियां प्रकट हुईं, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। वे तुरंत मुड़े और हमला करते हुए 2 विशालकाय जानवरों के सामने खड़े हो गए। एक व्यक्ति विशाल ढाल पकड़े हुए है, उसका कद पहाड़ की तरह विशालकाय है। दूसरे व्यक्ति के पास 2 खंजर थे और उसकी हरकतें अस्पष्ट और अप्रत्याशित थीं। जू हुआई के चेहरे पर आश्चर्य के भाव दिखाई दिए। बिना सिर घुमाए ढालधारी योद्धा ने गहरी आवाज में चिल्लाकर कहा, तुम सब चले जाओ। इसे हम पर छोड़ दो। उसके बोलने से पहले ही उसने और एक अन्य हत्यारे ने उन 2 खूंखार बॉस का सामना करने की पहल की। लड़ाई तुरंत शुरू हो गई। जू हुआई तुरंत समझ गया, शहर की दीवार पर मौजूद लोगों ने गैंडाल्फ की शक्ति को देखा है। ये वह व्यक्ति है जिसने विशेष रूप से लोगों को अंगरक्षक के रूप में काम करने और अपने प्रभाव का प्रयोग करने के लिए एक वातावरण बनाने के लिए भेजा था। वह इतना भी बेवकूफ नहीं है। वह मन ही मन मुस्कुराया। बॉस के हस्तक्षेप बंद करने के बाद यासुओ गैंडाल्फ को अपनी पीठ पर लादकर मुड़ा और युद्ध के मैदान में लौट आया। अब बारी है गैंडाल्फ की, जो अकेले ही अपना प्रदर्शन करेंगे। निषिद्ध मंत्र उल्का वर्षा। निषिद्ध मंत्र 1000 मील की बर्फ की मोहर। निषिद्ध मंत्र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। उसने बारी बारी से 3 विश्व नष्ट करने वाले निषिद्ध मंत्रों का प्रयोग किया। उस भयानक लहर का पूरा किनारा पूरी तरह से मौत के क्षेत्र में बदल गया था। कभी इस पर उल्कापिंडों की बमबारी हुई, कभी यह हजारों मील तक जम गया और कभी भयानक गुरुत्वाकर्षण के कारण यह जमीन से मजबूती से दब गया, जिससे ये हिलने में असमर्थ हो गया। वे पेशेवर लोग जो अंगूर की बेल के मालिक की तलाश में कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे थे, अचानक उन्हें दबाव में काफी कमी महसूस हुई। शहर की दीवार पर झांग चिमिंग इतना आश्चर्यचकित था कि उसका मुंह खुला रह गया और वह काफी देर तक उसे बंद नहीं कर सका। उसने दूर स्थित उस क्षेत्र की ओर इशारा किया जो पूरी तरह से जादुई प्रकाश से घिरा हुआ था। उसकी आवाज कांप रही थी। ये पेशा आखिर है क्या? एक ही व्यक्ति ने लगभग आधे राक्षसी झुंड को काबू में कर लिया। वह अपने आप से बुदबुदाया, उसकी आंखों में सदमे के भाव थे। यह मानवीय नहीं है। ये तो साफ तौर पर एक चलती फिरती जादुई तोप है। नहीं, ये तो जादुई तोप से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अध्याय 64 भूमिगत। आखिर वह भिक्षु कौन है? डोंगहाई शहर में ऐसा व्यक्ति कब सामने आया? झांग चिमिंग पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसने 1 दशक से अधिक समय तक नगर रक्षकों की कमान संभाली थी और अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को देखा था। कुछ प्रतिभावान बच्चे अपने परिवारों द्वारा सावधानीपूर्वक पाले पोसे जाते हैं और कुछ युद्ध के दीवाने होते हैं जो लाशों के पहाड़ों और खून के सागर से कदम दर कदम बाहर निकले हैं। लेकिन उसके सामने मौजूद विनाशकारी शक्ति, व्यापक आक्रमण क्षमता जो अचूक प्रतीत होती थी, ऐसी चीज थी जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था। सहायक अधिकारी ने आगे कहा, यह सिर्फ उस जादूगर की बात नहीं है। उसे अपनी पीठ पर ले जाने वाला व्यक्ति भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके हाव भाव को देखो, वह दुश्मन की पंक्तियों के बीच से ऐसे गुजर रहा है मानो समतल जमीन पर चल रहा हो, भूत की तरह तेज। ये दोनों ही लोग असाधारण प्रतिभा के धनी हैं। चेयरमैन सन की ठंडी आवाज ने उनके आश्चर्य को भंग कर दिया। अभी इस बारे में बात करने का समय नहीं है।
नीचे चल रहे युद्ध पर उनकी निगाहें पैनी थीं और उनकी आवाज भारी थी। सबसे जरूरी काम उस सरगना से निपटना है जो अंगूर की बेलों को नियंत्रित करता है। हालांकि ही मिंग और पेंग कांग ने अस्थायी रूप से दोनों विशालकाय जानवरों को रोक लिया है, लेकिन उनकी ताकत अंततः सीमित है और वे लंबे समय तक टिक नहीं सकते। एक बार जब वे दोनों बॉस भाग निकलेंगे और युद्ध के मैदान में लौट आएंगे तो स्थिति खतरनाक हो जाएगी। चेयरमैन सन के शब्द ठंडे पानी की बाल्टी की तरह थे जिन्होंने सबको जगा दिया। उस लता प्रभु को पराजित करके और जादुई तोप को फिर से चालू करके ही हम अन्य खतरों को शीघ्रता से हल करने का मौका पा सकते हैं। झांग चिमिंग ने जोर से सिर हिलाया, उनके चेहरे पर और भी अधिक चिंता दिखाई दे रही थी। उसने नीचे गिर के उन कुलीन सदस्यों की ओर देखा जो घिरे हुए थे और राक्षसों के झुंड के बीच भयंकर लड़ाई लड़ रहे थे। राक्षसों का झुंड विशाल था और उनमें अनगिनत विचित्र राक्षस थे। जानबूझकर छिपाए गए बॉस को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। उस प्राणी की बुद्धिमत्ता सामान्य जानवरों की तुलना में कहीं अधिक है और यहाँ तक कि मनुष्यों की बुद्धिमत्ता के बराबर भी है। शहर की दीवारों पर लड़ाई जारी है। एक युवा नगर रक्षक सैनिक चीख उठा। दीवार में पड़ी एक दरार से अचानक एक गहरे हरे रंग की लता निकली जिसके नुकीले कांटे किसी विषैले सांप के दांतों की तरह थे और उसने तुरंत उसकी छाती को भेद दिया। खून तेजी से बह निकला और उसका लंबा शरीर असहाय होकर गिर पड़ा। उसके बगल में खड़ा उसका साथी क्रोध से धधकती आंखों से अपनी लंबी तलवार लहराते हुए बेतहाशा वार करने लगा, लेकिन वह केवल कठोर लताओं पर हल्के सफेद निशान ही छोड़ सका। जमीन से और भी लताएं फैल गईं, मानो लकड़बग्घों का एक झुंड खून की गंध सूंघकर उस बेकार जादुई तोप के चारों ओर बेतहाशा लिपट गया हो, जिससे दांत पीसने जैसी चटकने की आवाज आ रही थी। पूरे शहर को घेरने वाली सुरक्षात्मक प्रकाश बाधा हालांकि अभी भी मजबूती से खड़ी थी, स्पष्ट रूप से अपनी प्रारंभिक चमक खो चुकी थी और काफी धुंधली हो गई थी। झांग चिमिंग ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, उसकी नसें फूल गईं। धिक्कार है, जो परिवार का रेडियंट एलायंस कहाँ है? वे अभी तक क्यों नहीं आए? अंततः वह खुद को रोक नहीं पाया और गाली गलौज करने लगा। उसके बगल में खड़े सहायक ने फुसफुसाते हुए कहा, कमांडर, रेडियंट एलायंस हमेशा से ऐसा ही रहा है। हर बार जब जानवरों का हमला होता है तो वे हमेशा सबसे आखिर में पहुंचते हैं। झांग चिमिंग ने ठंडी सांस ली, उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क रही थी। ये कैसा समय है? जो परिवार के वो बूढ़े धूर्त अभी भी चालबाजी और षड्यंत्र रच रहे हैं। वे अन्य गिल्डों को कमजोर करने के लिए बीस टाइड का उपयोग करना चाहते हैं ताकि वे बाजार पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सकें। अरे मूर्ख, इसके बारे में सोचना भी मत। अगर डोंगहाई शहर गिर गया तो क्या रेडियंट एलायंस का अस्तित्व बना रहेगा? क्या जो परिवार का अस्तित्व बना रहेगा? वह मुड़ा और अपने सहायक पर चिल्लाया, किसी को भेजकर उन्हें फिर से समझाओ। उनसे कहो कि अगर वे आधे घंटे के भीतर नहीं आए तो मैं खुद एक दल का नेतृत्व करते हुए युद्ध के बाद जो परिवार के महल में हिसाब किताब करने जाऊंगा। दूसरी ओर चेयरमैन सन ने भी थोड़ा सा भौहें चढ़ाकर अपने पीछे खड़े अपने अधीनस्थों से धीमी आवाज में पूछा, लुओ मिंग अभी तक क्यों नहीं आया? अधीनस्थ कर्मचारी कुछ शर्मिंदा सा लग रहा था और बहुत धीमी आवाज में बोला, अध्यक्ष महोदय, भाई लुओ, ऐसा लगता है कि उन्होंने रात एक नाइट क्लब में बिताई है और इस समय वे शायद अभी भी नशे में हैं। चेयरमैन सन की आंखों में घोर घृणा की झलक दिखाई दी। जाना, उसे बिस्तर से घसीटकर नीचे उतारो। बस इतना कह दो कि ये मैंने कहा था। हाँ, अधीनस्थ कर्मचारी इससे अधिक कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सका और तुरंत मुड़कर चला गया। युद्ध क्षेत्र में पार्श्व स्थिति। यासुओ और गैंडाल्फ को नियंत्रित कर रहे जो हुए इस दावत का आनंद ले रहे हैं। बॉस के सीधे खतरे के अभाव में ये स्थान उसके लिए राक्षसों का वध करने का निजी स्वर्ग बन गया है। कई दौर के निषिद्ध मंत्रों के बाद मिशन पैनल पर मारे गए लोगों की संख्या 3000 से अधिक हो गई थी। उन्नत सुनहरी रोशनी एक के बाद एक चमकती हुई दिखाई दी। यासुओ और गैंडाल्फ दोनों ही लेवल 17 पर पहुंच चुके हैं, लेवल 18 से बस एक कदम दूर। तभी जो हुआई की नजर दूर स्थित जानवरों के बीच एक आकृति पर पड़ी। वह एक हट्टा कट्टा आदमी था जो खून से लथपथ था, उसकी एक भुजा कंधे से कटी हुई थी और खून से उसका आधा शरीर सना हुआ था। लेकिन वह दहाड़ता रहा, अपने बचे हुए बाएं हाथ से अपनी विशाल कुल्हाड़ी लहराता रहा और जानवरों के झुंड पर बेतहाशा वार करता रहा। उसके पीछे एक तेंदुए जैसा जानवर जो लंबे समय से घात लगाए बैठा था, चुपचाप झपटा, उसके नुकीले पंजे उसकी पीठ की ओर लक्षित थे। न्यायालय में मौत। जो हुआई के मन में अचानक एक विचार आया। तड़ित की गति। यासुओ की आकृति पल भर में नीली बिजली की एक लकीर में बदल गई और वह पलक झपकते ही उस हटे कटे आदमी के पीछे प्रकट हो गया। छी! लंबी तलवार निकाली गई और उसने सटीक रूप से हमलावर जानवर के गले को भेद दिया। उस हटे कटे आदमी ने अपने पीछे की हलचल देखी और अचानक मुड़ गया। उसने पहले उस राक्षस को देखा जो पल भर में मारा गया था और फिर उसने यासुओ को सफेद वस्त्रधारी जादूगर को अपनी पीठ पर उठाए हुए देखा। वह एक पल के लिए रुका, फिर हौंकते हुए बोला, धन्यवाद, धन्यवाद भाई। यासुओ की आवाज ठंडी और भावहीन थी। तुम्हें गंभीर चोट लगी है, जल्दी वापस जाओ। उस हटे कटे आदमी ने अपना सिर हिलाया, जिससे एक भयानक मुस्कान प्रकट हुई। उसका मुंह खून और झाग से भरा हुआ था। नहीं, मैं नहीं जा सकता, मेरा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। जो हुआई थोड़ा हैरान हुआ और यासुओ को नियंत्रित करते हुए पूछा, कौन सा मिशन? उस हटे कटे आदमी ने दूर स्थित विशाल शहर की दीवार की ओर इशारा किया। जादुई तोप एक ऐसे बॉस के चंगुल में फंसी हुई है जो लताओं को नियंत्रित कर सकता है। हमें इसे ढूंढकर मारना होगा, लेकिन वो जानवर, वो छिपने में इतना माहिर है। हमने घंटों तक खोजा लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। जो हुआई को अचानक एहसास हुआ। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि शहर की दीवार पर लगी जादुई तोपों ने इतने लंबे समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दरअसल इसके पीछे बॉस का हाथ था। उसने अपने सामने खड़े एक हाथ वाले बलवान व्यक्ति को देखा और फिर दूर स्थित अराजक युद्ध क्षेत्र को देखा। भाई, ये काम मुझ पर छोड़ दो, आप पहले वापस जाए। यासुओ की आवाज शांत रही, फिर भी उसमें एक अकथनीय आत्मविश्वास झलक रहा था। बॉस को आकर्षित करना मेरी खासियत है, मैं इसे बाहर निकाल लाऊंगा। तुम, हटे कटे आदमी ने कुछ और कहना चाहा। यासुओ और अधिक शब्द बर्बाद करने में आलस करते हुए आगे बढ़ा, एक हाथ से उसका कॉलर पकड़ा और उसे हिंसक रूप से जानवरों के झुंड के बाहरी किनारे की ओर फेंक दिया। उस हटे कटे आदमी का विशाल शरीर हवा में एक चाप बनाते हुए दर्जनों मीटर दूर जाकर गिरा। ये सब करने के बाद यासुओ ने गैंडाल्फ को अपनी पीठ पर लादकर अपने पैर की उंगलियों को जमीन पर पटका और हवा में ऊंची छलांग लगाई। निषिद्ध मंत्र, 1000 मील की बर्फ की मोहर। फिर गैंडाल्फ का मंत्रोच्चार शुरू हुआ।
उससे एक भीषण ठंड बाहर की ओर फैल गई, जिससे उसके सामने पंखे के आकार के क्षेत्र में अनगिनत विचित्र जीव पल भर में बर्फ की मूर्तियों में जम गए। बर्फीली सड़क अचानक उस भयानक लहर के केंद्र की ओर आकार ले लेती है। यासुओ बर्फीले रास्ते पर कदम रखते हुए, जानवरों के जमे हुए सिरों पर पैर रखते हुए, जानवरों की लहर के सबसे गहरे हिस्से की ओर तेजी से बढ़ा। जो हुआई ने अनुमान लगाया कि चून की पेशेवरों ने इतने लंबे समय तक खोज करने के बाद भी इसे नहीं पाया, इसलिए चालाक बॉस संभवतः जानवरों की लहर के केंद्र में छिपा हुआ था। इस समय राक्षसों के प्रकोप से जूझ रहे संघ के नेताओं ने भी यहाँ हो रही हलचल को तुरंत देख लिया। वे सभी अनुभवी योद्धा थे और युद्ध कला में उनकी गहरी समझ थी। दरअसल ये पहले से ही स्पष्ट था कि लक्ष्य शायद राक्षसी लहर के केंद्र में था, लेकिन अपर्याप्त ताकत के कारण अंदर घुसना असंभव था। अब हम देखते हैं कि गैंडाल्फ बर्फ में रास्ता बना रहा है। उनकी आंखों में प्रकाश की एक चमक दिखाई दी। भाई, हमारा इंतजार करो, हम आपकी रक्षा करेंगे। धिक्कार है, चलो उनसे लड़ते हैं। केंद्र की ओर धावा बोलते हैं। दर्जनों आकृतियां दहाड़ती हुई और अपनी गति कौशल का उपयोग करते हुए बर्फीली सड़क पर कूद पड़ी। यासुओ की रक्षा के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगी। पलक झपकते ही चारों दिशाओं से दूर दूर से किए जाने वाले हमलों की एक लहर उमड़ पड़ी। अग्निगोला, बर्फ की कील, विषैला तीर, पवन ब्लेड। भीषण हमले के कारण लगभग पूरा आसमान ही ढक गया। संरक्षक प्रकाश, पवन अवरोधक, लोहे की दीवार जैसी संरचना। इसके बाद आए पेशेवरों ने अपने अनूठे कौशल का प्रदर्शन करते हुए सभी हमलों को बेअसर करने के लिए रक्षात्मक तकनीकें स्थापित की। जो हुआई ने अपने आसपास उन अजनबियों को देखा जो अब उसके साथ मिलकर लड़ रहे थे। अचानक मेरे भीतर एक अजीब सी भावना उमड़ आई। ये कुछ हद तक रोमांचक था, कुछ हद तक उत्साहवर्धक भी। क्या किसी के साथ मिलकर लड़ने का एहसास ऐसा ही होता है? जल्द ही भीड़ के साथ यासुओ गैंडाल्फ को अपनी पीठ पर लिए हुए जानवरों की लहर के ठीक बीच में पहुंच गया था। यहाँ होने वाले हमले बाहरी परिधि पर होने वाले हमलों की तुलना में 10 गुना से भी अधिक तीव्र हैं। गैंडाल्फ ने अब जरा भी संकोच नहीं किया और अपने पैरों के नीचे के क्षेत्र पर अपना सबसे शक्तिशाली निषिद्ध मंत्र छोड़ दिया। निषिद्ध मंत्र, उल्का वर्षा। आकाश से एक भयानक हरी आत्मा को भस्म कर देने वाली लपटों से जलता हुआ उल्कापिंड गिरा। बूम बूम बूम। उस भयावह विस्फोट ने पूरे इलाके को जीवन से पूरी तरह निर्जन बना दिया। सभी ने गौर से देखा, लेकिन जली हुई जमीन खाली थी। बॉस का कोई निशान नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? वह आदमी आखिर कहाँ छिपा हुआ है? ठीक उसी समय जब हर कोई संदेह और अनिश्चितता से भरा हुआ था, हंसना, एक गहरे हरे रंग की लता जो पहले से कहीं अधिक मोटी थी, अचानक बिना किसी चेतावनी के जमीन से बाहर निकल आई। इसका निशाना गैंडाल्फ है, बेहद तेज, -27,367। गैंडाल्फ के शरीर के चारों ओर मौजूद रहस्यमयी सुरक्षा कवच पर एक चौंकाने वाला क्षति चिन्ह विस्फोटित हो गया। ढाल की रोशनी तुरंत मंद पड़ गई। शहर की दीवार के ऊपर से चेयरमैन सन ने सब कुछ देखा। उनका चेहरा गंभीर था। तो असली शव जमीन के नीचे था। ये चिंताजनक है। अध्याय 65। शाबाश। क्या हो रहा है? हम उस बॉस को अभी तक क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? शहर की दीवार पर झांग चिमिंग की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी। चेयरमैन सन ने बासी हवा का एक झोंका छोड़ा। उनका चेहरा भी उतना ही गंभीर था। ऐसा नहीं है कि हम इसे ढूंढ नहीं सकते, बल्कि बात यह है कि इसे ढूंढने का कोई तरीका ही नहीं है। झांग चिमिंग अचानक मुड़ गई। अर्थ क्या है? वह चीज युद्ध क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं है। चेयरमैन सन की आवाज में भारी बेबसी झलक रही थी। वह युद्ध क्षेत्र के नीचे है। झांग चिमिंग की पुतलियां सिकुड़ गईं और उनका चेहरा गंभीर हो गया। भूमिगत, ये दो शब्द उसे दो पहाड़ों की तरह लगे जो उस पर दबाव डाल रहे थे और उसके लिए सांस लेना मुश्किल कर रहे थे। अगर ऐसा है तो इस आदमी को मारना आसमान तक चढ़ने जितना मुश्किल होगा। जब तक कि कोई शीर्ष स्तर का पृथ्वी जादूगर न हो जो कुछ मील के दायरे में मौजूद भूगर्भीय रेखाओं को पूरी तरह से उलट देने के लिए निषिद्ध मंत्र का प्रयोग कर सके। इसके अलावा दूसरे पक्ष का सटीक स्थान जानना भी आवश्यक है। किसने सोचा होगा कि जमीन के नीचे छिपा हुआ एक बॉस पूरी लड़ाई में इतना विनाशकारी बदलाव ला सकता है? अध्यक्ष सन, क्या कोई और रास्ता है? झांग चिमिंग की आवाज थोड़ी कर्कश थी। चेयरमैन सन कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने अपनी निगाहें दूर स्थित उन दो विशालकाय जानवरों की ओर घुमाई जिन्हें हे मिंग और पेंग कांग ने कसकर जकड़ रखा था। पहले दूसरे बॉस का ख्याल रखो। रक्षात्मक पंक्ति को मजबूत करने और गोलाबारी को केंद्रित करने का आदेश जारी करें। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने उन्हें दोबारा खोला तो उनमें एक ठंडा और दृढ़ भाव था। इस बार यह एक खूनी लड़ाई होगी। बहुत से लोग मरेंगे। ... इसी बीच युद्ध क्षेत्र के केंद्र में उस अपार बल के कारण गैंडाल्फ का शरीर हिंसक रूप से दूर जा गिरा। हवा में एक चाप बनाते हुए वह सीधे जानवरों की उमड़ती लहर में जा गिरा। सावधान! एक तेज दिमाग वाले ढालधारी योद्धा ने दहाड़ लगाई, एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी विशाल ढाल उठाई और उसे मजबूती से पकड़ लिया। भाई, क्या तुम ठीक हो? क्या आपको चोट लगी है? क्या आपको किसी औषधि की आवश्यकता है? दर्जनों पेशेवर तुरंत चारों ओर जमा हो गए और केंद्र में यासुओ और गैंडाल्फ की रक्षा करने लगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा था कि भयानक लताओं ने सफेद वस्त्रधारी जादूगर पर सीधा प्रहार किया था। मुझे लगा था कि उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। अप्रत्याशित रूप से वह चमत्कारिक रूप से बच गया। गैंडाल्फ को नियंत्रित करते हुए जो हुआई ने अपना सिर हिलाया और गंभीर भाव से दृढ़ता से खड़ा रहा। आखिरकार उसे समझ आ गया, वह दुष्ट बॉस उनके पैरों के नीचे इस भूमि में गहराई में छिपा हुआ है। इस प्रकार न तो उल्कापिंडों की वर्षा और न ही जमी हुई भू आकृति इसके मुख्य पिंड को नुकसान पहुंचा सकी। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र केवल नियंत्रण कर सकता है, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये चिंताजनक है। जब वह किसी समाधान पर विचार कर रहा था तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के जमीन फिर से फट गई। सिजल सिजल सिजल। नरक से निकलती हुई तंतुओं की तरह दर्जनों और गहरे हरे रंग की लताएं उन्मत्त होकर गैंडाल्फ की ओर लिपट गईं। जादूगर की रक्षा करो। धिक्कार है, चलो उनसे लड़ते हैं। कई उच्च कुशल पेशेवर दहाड़ते हुए आगे बढ़े, उनके ब्लेड चमकते हुए कई लताओं को पल भर में काट डाला। लेकिन सबसे मोटी लताओं में से एक ने सभी हमलों को नजरअंदाज कर दिया और पेशेवर के वार के बावजूद एक बार फिर गैंडाल्फ पर हमला कर दिया। लेकिन इस बार यासुओ ने गैंडाल्फ को अपनी बाहों में पकड़कर बाल बाल खुद को बचा लिया। यदि यह अपने लक्ष्य से चूक जाता है तो ये तुरंत वापस जमीन के नीचे चला जाएगा। जो हुआई की आंखें सिकुड़ गईं और उसने तुरंत गैंडाल्फ को बोलने के लिए नियंत्रित किया। उसकी आवाज में जल्दबाजी थी। मुझसे दूर हो जाओ, ये चीज मुझ पर नजर रखे हुए है।
ऐसा नहीं चलेगा, बलवान नेता दहाड़ा। चिंता मत करो भाई, भले ही हम सब यहाँ मर जाएं, हम तुम्हें कभी मरने नहीं देंगे। इन लोगों ने पहले ही गैंडाल्फ की विनाशकारी शक्ति को देख लिया था। वे अच्छी तरह जानते थे कि सफेद वस्त्र धारण किए हुए ये रहस्यमय जादूगरी युद्ध का रुख मोड़ने की उनकी एकमात्र उम्मीद होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, और भी अधिक लताएं आक्रमण करने लगी। पेशेवर खिलाड़ियों ने जोरदार आवाज उठाए और अपनी पूरी ताकत से जवाबी हमला किया। छी! अंत में 2 लोग समय रहते बचने में असमर्थ रहे और उनके शरीर नुकीले कांटों से भेद दिए गए, जिससे वे चीखते हुए नीचे गिर पड़े। सबसे मोटी लता पर भी कई शक्तिशाली प्रहार किए गए और उसमें से गहरे हरे रंग का रस बह निकला, जो बहते हुए खून जैसा लग रहा था। फिर भी यह अविश्वसनीय रूप से लचीला बना रहा और एक अचानक झटके के साथ ये वापस जमीन में समा गया और गायब हो गया। जो हुआई जमीन में समा चुकी विशाल लता को घूर रहा था, उसका दिमाग तेजी से विचारों से भरा हुआ था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम जमीन के नीचे छिपे हो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता? अचानक उन्हें एक प्रेरणादायक विचार आया। उसने एक अजीबोगरीब योजना बनाई। इस विचार को ध्यान में रखते हुए जो हुआई ने अब और संकोच नहीं किया और गैंडाल्फ को नियंत्रित करते हुए आसपास के पेशेवरों से कहा, मैं अकेले ही बॉस के हमलों का सामना करूंगा। तुम बाधा मत डालो, दखल मत दो, चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। भीड़ ने हैरानी भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। हालांकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करने वाला है, फिर भी वे मानो किसी प्रेत से ग्रस्त होकर उसकी गहरी और आत्मविश्वास से भरी आंखों में देखते हुए सिर हिला रहे थे। कुछ ही देर में जमीन फिर से जोरदार तरीके से हिलने लगी। घायल और विशालकाय लता असीम क्रोध के साथ जमीन से फूट पड़ी। इस बार यह पहले से तेज और अधिक शक्तिशाली है। हमारा लक्ष्य अभी भी गैंडाल्फ ही है। इस विनाशकारी प्रहार का सामना करते हुए गैंडाल्फ स्थिर खड़ा रहा। न तो उसने इससे बचने की कोशिश की और न ही इससे दूर रहने का प्रयास किया। धमाका! लताएं उसके शरीर पर मौजूद रहस्यमयी अवरोध पर मजबूती से लिपट गईं। -32,912 चौंकाने वाली संख्या में घायलों के मामले सामने आए। उस भयानक शक्ति ने एक बार फिर गैंडाल्फ के शरीर को हवा में उछाल दिया। लेकिन ठीक इसी क्षण सही मौके का इंतजार कर रहे यासुओ ने आखिरकार अपना दांव चल ही दिया। तड़ित की गति, उसकी आकृति बिजली की एक तेज चमक में बदल गई और पल भर में विशाल लता के सामने प्रकट हो गई। बिजली की एक चमक तलवार के ऊपर से गुजरी। स्विश 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 स्विश। तलवार की रोशनी अविश्वसनीय रूप से तेज थी, जिसने लताओं की सख्त त्वचा पर गहरे हड्डियों को उजागर करने वाले घावों की एक श्रृंखला छोड़ दी। आओ! दर्द से कराहती हुई लता ने एक तीखी चीख निकाली, जो किसी पौधे की चीख जैसी नहीं थी, और अचानक एक झटके से उसने यासो को झकझोर कर दूर फेंक दिया, जिससे वह दयनीय हालत में वापस जमीन पर गिर पड़ा। भीड़ ने गैंडाल्फ की मदद करने के लिए हाथापाई शुरू कर दी, जो दूर जा गिरे थे, और उन्हें उठने में मदद की। जब उन्होंने देखा कि गैंडाल्फ अभी भी ऊर्जा से भरपूर है, केवल उसके शरीर पर मौजूद ढाल की रोशनी थोड़ी मंद पड़ गई है, तो सभी लोग गहरे सदमे में आ गए। इस आदमी की ढाल कितनी मोटी है! वह वास्तव में बॉस के भयानक हमलों को 2 बार झेलने में कामयाब रहा। हालांकि अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं है। गैंडाल्फ को नियंत्रित करते हुए जो हुआई ने शांत भाव से कहा, अगला कदम बॉस का पता लगाना है। उसने चारों ओर देखा, उसकी निगाहें हर किसी पर घूम गईं। ध्यान से देखें, जिस जगह बिजली पल भर में प्रकट होती है, वही जगह असल में छिपी होती है। फोकस फायर। हालांकि भीड़ को बात समझ नहीं आई, फिर भी उन्होंने जोर से सिर हिलाया। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि सफेद वस्त्र पहने ये रहस्यमय जादूगर इस अस्थायी टीम का बिल्कुल केंद्र बन गया था। अगले ही पल फिर उन्होंने देखा कि गैंडाल्फ के बगल में खड़ा कम बोलने वाला तलवारबाज अचानक गायब हो गया। हवा में गायब हो गया। बिजली की मुहर। अभी अभी उन 5 बिजली की गति से किए गए हमलों में यासुओ ने विशाल लता पर बिजली के निशानों की 5 परतें सफलतापूर्वक लगा दी। उसी क्षण उसने अपनी क्षमता का प्रयोग किया। वह आकृति पलक झपकते ही जमीन के नीचे बेल के ठीक बगल में पहुंच गई। यासुओ के नजरिए से जो हुआई ने घोर अंधकार देखा। नहीं, वहां पूरी तरह से अंधेरा नहीं था। उसके सामने एक विशाल पुतली हरे रंग की लालटेन की तरह उसे ध्यान से घूर रही थी। वे विद्यार्थी सदमे, विस्मय और थोड़े से भय से भरे हुए थे। जो हुआई मुस्कुराया, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। अगले ही पल थंडर आर्मर, जंगली और अनियंत्रित। यासुओ से एक भयंकर शक्ति का विस्फोट हुआ। गरजता हुआ वार। उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार बिजली की एक तेज किरण में बदल गई, जिसने अंधेरे को चीरते हुए उस विशाल पुतले पर जोरदार प्रहार किया। बूम! भूमिगत बंद स्थान में बिजली की शक्ति का एक भयानक विस्फोट हुआ। जमीन पर मौजूद सभी लोगों ने अपने पैरों के नीचे एक जोरदार कंपन महसूस किया, जिसके बाद आसमान में बिजली की एक तेज चमक दिखाई दी, जिससे जमीन में एक बड़ा सा छेद हो गया। शरीर का एक हिस्सा, जो गहरे हरे रंग के चिपचिपे पदार्थ से ढका हुआ था और किसी विशालकाय जानवर के टेंटिकल्स जैसा दिख रहा था, हवा के संपर्क में था। लेगियन कॉर्प्स किंग LV40 कैटाक्लिस्मिक बॉस। स्वास्थ्य अंक 1,12,531 बटा 1,20,000। उसी क्षण गैंडाल्फ के मंत्रों की गूंज युद्ध के मैदान में सुनाई दी। निषिद्ध मंत्र, उल्का वर्षा। आकाश एक बार फिर चीर फाड़ गया। जमीन के बहुत नीचे लेलाइन किंग, जो अभी अभी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, ने ऊपर से आने वाले एक घातक संकट को भांप लिया। उसने गुस्से में दहाड़ मारी। उसका विशाल शरीर बेतहाशा मुड़ने लगा। वह जमीन के नीचे और गहराई में घुसने और बमबारी क्षेत्र से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यासुओ इसे ऐसा मौका बिल्कुल नहीं देना चाहता था। फोड़ना! उसका वज्र कवच धमाके के साथ फट गया। बॉस पर मौजूद बिजली के निशानों की 5 परतें एक साथ फट गईं। -2578। थंडर आर्मर फट गया। -4316। मार्क विस्फोट करता है। पक्षाघात, पक्षाघात। इन दोनों नियंत्रणों के संयुक्त प्रभाव से पृथ्वी शिरा शव राजा का विशाल शरीर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। हालांकि सुन्नपन 1 सेकंड से भी कम समय तक रहा, लेकिन इसके बिना ये पहले से ही घातक साबित हो चुका था। जब तक वह लकवे से उबर पाया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आत्मा को भस्म कर देने वाली भीषण ज्वालाओं से जलते हुए और लंबी लपटें छोड़ते हुए 5 विशाल उल्कापिंड पूर्ण सटीकता के साथ विस्फोटित दरार की ओर गिरे। बूम बूम बूम! धरती कराह उठी और चारों ओर धूल उड़ने लगी। असंख्य विनाशकारी विस्फोटों के बीच एक विशालकाय राक्षस, जो एक विकृत पौधे के हृदय के समान आकार का था, को पृथ्वी की गहराई से जबरन बाहर निकाल दिया गया। उसका विशाल शरीर अनगिनत मुड़ी हुई लताओं से ढका हुआ था, जो पीड़ा से तड़प रही थी।
उसे मार, बॉस बाहर है। ये देखकर आसपास मौजूद पेशेवर लोग खुशी से चिल्लाने लगे। उनके हथियार विभिन्न रंगों से चमक रहे थे और उन्होंने बॉस पर गोलियों की बौछार कर दी। गैंडाल्फ ने शांत भाव से अपनी छड़ी उठाई। निषिद्ध मंत्र, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। अचानक एक भयानक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र फैल गया, जिसने आसपास के उन परग्रही जीवों को दबा दिया जो सहायता प्रदान करने के लिए दौड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें वहीं रोक दिया और उन्हें हिलने डुलने में असमर्थ बना दिया। ऊंची दीवार के ऊपर चेयरमैन सन ने इस आश्चर्यजनक उलटफेर को देखा और पहली बार उनके हमेशा ठंडे रहने वाले चेहरे पर एक अनियंत्रित उत्साह प्रकट हुआ। वह खुद को रोक नहीं पाया और चिल्लाकर यह बात कह दी। बहुत अच्छा। अध्याय 66। सफलता केवल मेरे द्वारा ही प्राप्त नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा। जैसे ही पृथ्वी शिराशव राजा की बदसूरत और विशालकाय आकृति को बलपूर्वक जमीन से उखाड़ फेंका गया, शहर की दीवार पर स्थित चेयरमैन सन ने अपना आपा खो दिया और पहली बार चिल्ला उठे। उसके बगल में खड़ा झांग चिमिंग इतना हैरान रह गया कि वह अपना मुंह बंद नहीं कर सका। उन्होंने ये कैसे किया? वह अपने आप से बुदबुदाया। उसका चेहरा हैरानी से भरा हुआ था। उन्होंने आखिरकार जमीन के नीचे छिपे हुए बॉस को ढूंढ निकाला। चेयरमैन सन ने अपने दिल में उमड़ रही उत्तेजना को जबरदस्ती दबाते हुए गहरी सांस ली। उनकी आंखों में चतुराई की चमक दिखाई दी। ये वही तलवारबाज है, सफेद वस्त्रधारी जादूगर का साथी। उसे बॉस का सटीक ठिकाना मिल गया। अंततः झांग चिमिंग के चेहरे पर एक बेहद खुशी भरी मुस्कान खिल उठी और उसने शहर की दीवार की कंगूरों पर अपना हाथ जोर से मारा। बहुत बढ़िया। ठीक है, मुझे आश्चर्य है कि ये दोनों नायक कहां से आए। जब ये भयंकर संकट थम जाएगा तो मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें ऋण देने की सिफारिश करूंगा। चेयरमैन सन की आंखों में फिर से वही सामान्य शांति लौट आई, लेकिन उनकी गहरी निगाहें नीचे युद्ध के मैदान में मौजूद दो आकृतियों पर टिकी रहीं, मानो वे किसी बात पर विचार कर रहे हों। इस समय नीचे युद्ध क्षेत्र में लड़ने का जज्बा अपने चरम पर पहुंच चुका था। जमीन से बाहर निकला हुआ, धरती की नसों को कुतरने वाला राजा उस कछुए की तरह है जिसका खोल फट गया हो और धरती उसकी सबसे ठोस बाधा के रूप में खो गई हो। ये बेहद नाजुक प्रतीत होता है। उसे मार। अब दर्जनों पेशेवर दहाड़ उठे और उन्होंने अपने अंदर दबी हुई क्रोध और घृणा को सबसे भयंकर हमलों में बदल दिया। ज्वालामुखी तूफान। एक जादूगर ने अपनी छड़ी ऊंची उठाई और जमीन से एक प्रचंड बवंडर उठा, जिसने बॉस के शरीर को बेरहमी से चीर दिया। पवित्र प्रकाश का न्याय। सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ एक योद्धा एक विशाल लाइटसेबर लेकर आकाश से उतरा। उसने बॉस पर प्रहार किया और काले धुएं के गुबार उत्सर्जित किए। उन्मादी योद्धा की विशाल कुल्हाड़ी, हथियारे का खंजर, तीरंदाज की तीरों की बौछार, असंख्य कौशल ज्वार की लहर की तरह एक के बाद एक पृथ्वी शिराशव राजा पर टूट पड़े। इसकी पहले से ही कमजोर हेल्थ बार तेजी से घटकर लगभग शून्य हो गई। आखिरी बार मेरा होगा। खून से लथपथ एक हिंसक योद्धा दहाड़ा और हवा में ऊंची छलांग लगाई। उसकी विशाल कुल्हाड़ी लाल लपटों से धधक रही थी क्योंकि वह अपने अंतिम हमले को अंजाम देने के लिए तैयार था। लेकिन तभी गर्जन मरणासन ले लाइन राजा ने अचानक एक तीखी दहाड़ मारी। हंसना। अचानक उसके नीचे से एक मोटी लता फूट पड़ी, जिसने अविश्वसनीय गति से एक आकृति को कसकर जकड़ लिया और उसे हवा में बहुत ऊपर उठा लिया। अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने ही वाले सभी पेशेवर अचानक जम गए, रुक गए और उनके चेहरे पर शिकन आ गई। लताओं द्वारा ऊपर उठाई गई आकृति कोई और नहीं बल्कि यासुओ ही था, जिसने जमीन के नीचे छलांग लगाई और बॉस को अपना ठिकाना बताने के लिए मजबूर कर दिया। यासुओ चाहे कितना भी फुर्तीला क्यों न हो, वह जमीन के बहुत नीचे फंसा हुआ था और उसके पास बचने की कोई जगह नहीं थी। अपनी शक्ति का विस्फोट पूरा करने के बाद बॉस ने उसे अनगिनत छोटी जड़ों से कसकर जकड़ लिया, जिससे वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। इस समय वह बॉस के लिए सबको ब्लैकमेल करने का एक मोहरा बन चुका था। लेलाइन राजा ने यासुओ को अपने सामने ऊंचा उठा रखा था। उसकी 3 विशाल पुतलियां नीचे मौजूद भीड़ पर टिकी हुई थी, मानो वह अपने हाव भाव से यह घोषणा कर रहा हो, जो कोई भी दोबारा हमला करने की हिम्मत करेगा उसे इसी के साथ दफना दिया जाएगा। ये दृश्य देखकर जो हुआई मन ही मन उपहास करने लगा। इस बॉस की बुद्धिमत्ता वास्तव में सामान्य जानवरों की बुद्धिमत्ता से कहीं अधिक है। उन्हें बंधक बनाना भी आता है। लेकिन क्या आप मुझे मेरे क्लोन से धमका रहे हैं? क्या आपको सच में लगता है कि मैं डरता हूँ? अगर आपकी मृत्यु भी हो जाती है तो 24 घंटे में आप फिर से हीरो बन जाएंगे। उसने तुरंत गैंडाल्फ पर नियंत्रण कर लिया और अपने आसपास मौजूद पेशेवरों पर चिल्लाने लगा। सब लोग रुकना मत, पहले इस बॉस को मारो। हालांकि बॉस को घेरने वाले पेशेवर लोग हिचकिचा रहे थे। उन्होंने उस तलवारबाज को देखा जो लताओं से ऊपर उठा हुआ था। खून से लथपथ था, लेकिन फिर भी उसकी निगाहें ठंडी थी और उनके चेहरों पर दया और संघर्ष दोनों के भाव दिखाई दे रहे थे। हालांकि मुझे इस आदमी का नाम नहीं पता। उसने खुद पर मंडरा रहे खतरे की अनदेखी की, इसी वजह से वह इस धूर्त बॉस को बाहर निकालने में कामयाब रहा, जिससे उन्हें उसे हराने की उम्मीद मिली। तो क्या हम बॉस को मारने के लिए उसकी बलि देने वाले हैं? इससे वहां मौजूद कई लोगों को उसके लिए दुख हुआ। अपने आसपास के लोगों के झिझक भरे चेहरों को देखकर जो हुआ थोड़ा चिंतित हो गया। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि अर्थविंग कॉप्स किंग के शरीर पर मौजूद भयानक घाव धीरे धीरे भरने लगे थे। ये समय बिताने का एक तरीका है। एक बार जब ये थोड़ी ताकत हासिल कर लेगा तो ये बिना किसी झिझक के वापस जमीन के नीचे बिल बना लेगा। तब तक इसे दोबारा ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगा। जो हुआई ने अपना संकल्प दृढ़ किया और बिना किसी झिझक के गैंडाल्फ को अपना डंडा उठाने के लिए नियंत्रित किया और एक भयावह आभा एकत्रित होने लगी। निषिद्ध मंत्र, 1000 मील की बर्फ की मोहर। हालांकि उसने अभी अपने मंत्र का आधा भाग ही पढ़ा था कि अचानक एक खुरदरे बड़े हाथ ने उसकी छड़ी पर जोर से दबाव डाला, जिससे उसका मंत्रोच्चार जबरदस्ती बाधित हो गया। भाई, जल्दबाजी मत करो। एक हटे कटे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने दौड़कर उससे संपर्क किया और घबराकर उसे सलाह दी। हमें थोड़ा समय दीजिए। चलिए कोई दूसरा तरीका सोचते हैं। हम उस भाई को जरूर बचा सकते हैं। हाँ, हम अपने किसी भी साथी को नहीं छोड़ सकते। वह एक हीरो है। हम कैसे चुपचाप खड़े होकर उसे मरते हुए देख सकते हैं? अन्य लोगों ने भी उनका अनुसरण किया और उनकी भावनाओं को दोहराया। जो हुआ इतना क्रोधित था कि वह गाली देना चाहता था। ये लोग तो बिल्कुल पागल हैं। जब तक आप यासुओ को बचाने का कोई तरीका ढूंढ पाएंगे तब तक ये बॉस गायब हो चुका होगा। दरअसल इसका सही या गलत से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जो हुआई और इन पेशेवरों के इस मुद्दे पर बिल्कुल अलग अलग दृष्टिकोण हैं। इन अनुभवी पेशेवरों की नजरों में चाहे वह गैंडाल्फ हो या बंदी बनाया गया तलवारबाज यासुओ, उन्होंने जिस प्रकार का साहस दिखाया उससे उनकी असाधारण क्षमता का संकेत मिला।
समय मिलने पर वह निश्चित रूप से महान शिया साम्राज्य का एक स्तंभ और युद्ध के भविष्य के स्वरूप को बदलने में सक्षम एक शीर्ष विशेषज्ञ के रूप में विकसित होगा। इस बॉस की तुलना में यासुओ स्पष्ट रूप से अधिक मूल्यवान है। यही उनकी झिझक का असली कारण है। तभी अचानक जो हुआई की आंखों में एक चमक सी आ गई। उसने पल भर में अपनी चेतना बदल ली। लताओं द्वारा ऊपर उठाए हुए यासुओ ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसने नीचे खड़े उन लोगों की ओर देखा जो उसके कारण हिचकिचा रहे थे या बहस कर रहे थे, और उसकी आंखों में एक जटिल भावना झलक उठी। अगले ही पल उसने अपनी पूरी ताकत जुटाकर एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाई। भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। उनकी आवाज जोशीली थी और अराजक युद्ध क्षेत्र में गूंज रही थी। आप सब अब भी किस बात पर हिचकिचा रहे हैं? क्या हम इस जानवर को यूं ही भागने देंगे? उन साथियों के बारे में सोचो जो इसकी लताओं के नीचे मर गए। उन नष्ट हुई जादुई तोपों के बारे में सोचो। क्या उनका बलिदान व्यर्थ जाएगा? उसने गहरी सांस ली, उसकी आवाज में दृढ़ मुस्कान थी। मैं मरने से नहीं डरता हूँ। आप सबके साथ लड़ने का मौका मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे मरने पर भी कोई पछतावा नहीं है। सफलता मुझे ही हासिल करने की जरूरत नहीं है। तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ। गर्जन। अर्थ विंग कॉप्स किंग उन शब्दों में निहित दृढ़ संकल्प को समझ गया और नीचे मौजूद भीड़ से उत्पन्न हो रही हत्या की नई मंशा को भांप लिया। वह क्रोधित था। उसने एक भयानक दहाड़ मारी और यासुओं को बांधने वाली लताएं अचानक कस गईं, फिर दोनों तरफ हिंसक रूप से फट गईं। छी! मांस के टुकड़े टुकड़े होने की एक बेहद भयावह और तेज आवाज गूंज उठी। यासुओं का शरीर दो टुकड़ों में फट गया। आकाश से बारिश की बूंदों की तरह खून बरसने लगा। इस दृश्य ने वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में गहरी पीड़ा पहुंचाई। नहीं, भाई, हमलावरों को घेरने में लगे सभी पेशेवरों की आंखें पल भर में लाल हो गईं। इस क्षण में असीम दुख और आक्रोश शुद्धतम शक्ति में परिवर्तित हो गए। तुम दरिंदे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। पहला वार करने वाले उन्मादी योद्धा ने दिल दहला देने वाली दहाड़ लगाई और अपनी खून से लाल विशाल कुल्हाड़ी से उसने पृथ्वी शिरा शव राजा की पुतली पर बेरहमी से वार किया। वीरों का बदला लो, मरना। इस क्षण असंख्य शक्तिशाली कौशल एक साथ उभर आए। सारा प्रकाश एक विनाशकारी धारा में परिवर्तित हो गया, जिसने पृथ्वी शिरा शव राजा के विशाल शरीर को पूरी तरह से निगल लिया। इससे पहले कि वह शोक की एक हल्की सी चीख भी निकाल पाता, उसकी आखिरी सांस भी पूरी तरह से खत्म हो गई। पृथ्वी शिरा शव राजा की मृत्यु के साथ ही शहर की विशाल दीवारों पर बेतहाशा फैलने वाली गहरे हरे रंग की लताएं पल भर में अपनी सारी जीवन शक्ति खो बैठी, तेजी से मुरझाकर राख में बदल गईं और दीवारों से उखड़ने लगीं। झांग चिमिंग, जिसकी आंखें खून से लाल थीं, इस दृश्य को देखता रहा। फिर अचानक उसने अपनी कमर से अपनी लंबी तलवार निकाली और उसे नीचे मौजूद जानवरों के अंतहीन झुंड की ओर तान दिया। नगर रक्षकों, मेरी आज्ञा सुनो। जादुई तोप के मूल जादुई क्रिस्टल को तुरंत बदलें। उनकी आवाज, जो अत्यधिक क्रोध से कर्कश हो गई थी, में एक अटूट दृढ़ संकल्प झलक रहा था। मैं उन कमीनों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अध्याय 67, अभिशाप की शक्ति को विदाई। युद्ध के मैदान में यासुओं के बलिदान के साथ जैसे उबलते तेल की बाल्टी उड़ेल दी गई हो, वैसे ही यह सबके दिलों में पहले से सुलग रहे गुस्से पर और आग बरसा रही थी। मारना, इन जानवरों का वध करो। वे अब व्यक्तिगत रूप से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि अनायास ही एक साथ एकत्रित हो गए, एक लोहे की धारा का निर्माण करते हुए जो निडरता से अंतहीन राक्षसी लहर की ओर बढ़ रही थी। आकाश में उच्च लिकियू ने यासुओं के टुकड़े टुकड़े किए जाने की पूरी प्रक्रिया को अपनी आंखों से देखा। उनका चेहरा, जिस पर हमेशा थोड़ी सी संशय की झलक रहती थी, इस समय भावहीन था। उसने अचानक अपना हाथ उठाया और अपने नीचे मौजूद चांदी के अजगर के सिर पर जोर से थप्पड़ मारा। दबाओ। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी, उसमें जरा भी गर्माहट नहीं थी। आपको लगता है कि सुना? इसे नीचे उतारो, उस मनहूस पक्षी को। एक चिड़िया को मारने के लिए तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। क्या मैंने तुम्हें वो सारे उच्च श्रेणी के जादुई क्रिस्टल व्यर्थ ही खिलाए? अपना सिर ऊंचा रखो। दबाव के नाम से जाना जाने वाला चांदी का अजगर ऐसा प्रतीत होता था जैसे अपने स्वामी के शांत बाहरी रूप के नीचे दबे हुए अपार क्रोध को महसूस कर रहा हो। उसने क्रोध और आक्रोश से भरी एक तीखी गर्जना की और उसका विशाल शरीर तेजी से चमक उठा। इसने स्काई स्टॉर्म फाल्कन के साथ अपना संघर्ष रोक दिया और इसके बजाय अचानक ऊपर उठकर अपने पंख फड़फड़ाते हुए चांदी की बिजली की एक लकीर में परिवर्तित हो गया और नीचे अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर एक हताश गोता लगाया। नीचे युद्ध क्षेत्र है। जैसे ही लेलाइन राजा का पतन हुआ, जू हुआई ने अपनी चेतना को वापस गैंडाल्फ में स्थानांतरित कर दिया। इस समय अपनी जान जोखिम में डालकर सुरक्षा प्रदान करने वाले दर्जनों पेशेवरों द्वारा संरक्षित वह युद्ध के मैदान में सबसे शानदार उपस्थिति बन गया। ये सभी विचित्र प्राणियों के लिए एक दुष्स्वप्न भी है। निषिद्ध मंत्र, उल्का वर्षा। निषिद्ध मंत्र, 1000 मील की बर्फ की मोहर। वह एक अथक युद्ध मशीन की तरह था, जो शांतिपूर्वक एक के बाद एक विनाशकारी शापों का जाप करता रहता था। उस विशाल पर्वत श्रृंखला का पूरा किनारा जीवन के लिए पूरी तरह से निषिद्ध क्षेत्र में परिवर्तित हो गया था। कभी कभी यह भयानक हरी लपटों से जलकर राख हो जाता था और कभी कभी अत्यधिक ठंड से जमकर धूल में बदल जाता था। भिन-भिनाहट। शहर की दीवारों पर जादुई तोपों के मूल जादुई क्रिस्टल को तुरंत बदल दिया गया। जैसे ही चकाचौंध कर देने वाली ऊर्जा का प्रकाश एक बार फिर से तेज चमक उठा, विनाशकारी प्रकाश की दर्जनों किरणें आकाश को चीरती हुई निकली और राक्षसी लहर से टकरा गईं। परिस्थिति पूरी तरह से मानवता के पक्ष में झुकने लगी। गर्जन। हेइमिंग और पेंगकैंग द्वारा बुरी तरह जकड़े गए 2 लेवल 40 बॉस आखिरकार खुद को छुड़ाने में कामयाब हुए और क्रोध से भरे हुए युद्ध के मैदान में लौट आए। हालांकि उनका सामना दर्जनों बेहद प्रेरित पेशेवरों के साथ साथ जादू और तीरों की बौछार से हुआ। अंतहीन हमलों से पूरी तरह अभिभूत होने से पहले वे जरा भी हलचल नहीं मचा पाए। शहर की दीवार पर हेइमिंग और पेंगकांग, जिनके शरीर खून से लथपथ थे, चेयरमैन सन के सामने पहुंचे। दोनों एक घुटने पर बैठ गए। उनके कवच पर भयंकर घाव थे, कुछ इतने गहरे थे कि हड्डियां दिखाई दे रही थी, फिर भी वे एकदम सीधे खड़े रहे। राष्ट्रपति महोदय, हमने अपना मिशन पूरा कर लिया है। चेयरमैन सन ने सिर हिलाया, उनकी आंखों में थोड़ी कोमलता झलक रही थी। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। नीचे जाओ और चिकित्सक को तुम्हारे घावों का इलाज करने दो। हाँ, बिना ज्यादा कुछ कहे दोनों ने एक दूसरे को नीचे उतरने में मदद की। उनके जाने के तुरंत बाद ही पीछे से लगातार कई कदमों की आहट सुनाई दी। रेडिएंट अलायंस के विशेषज्ञों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए जू फैंग अंततः देर से पहुंचे। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी और वह बेहद शर्मिंदा दिखते हुए झांग चिमिंग की ओर बढ़ा। ओ प्रिय कमांडर झांग, मुझे देर होने के लिए बहुत खेद है।
रास्ते में कुछ जरूरी काम की वजह से हमें देरी हो गई थी और जैसे ही हमने वह काम खत्म किया हम तुरंत वहां पहुंच गए। अभी क्या स्थिति है? आपको हमसे क्या करवाना है? बस बता दीजिए। रेडिएंट एलायंस आपके लिए कुछ भी करेगा। झांग चिमिंग ने अपना सिर घुमाया और उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उसकी आंखें इतनी ठंडी थी मानो वे जान से मार देना चाहती हों। जू फेंग, मुझे अच्छी तरह पता है कि आपका जू परिवार क्या योजना बना रहा है। मैं इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट नगर प्रमुख के आवास पर भेजूंगा। जू फेंग की मुस्कान एक पल के लिए थम गई, लेकिन वह जल्दी ही संभल गया। अब जबकि जू परिवार ने राजधानी के शक्तिशाली लियू परिवार से संबंध मजबूत कर लिया है, वे डोंगहाई शहर के नगर रक्षक दल के कमांडर को गंभीरता से नहीं लेते हैं। लेकिन वह ऊपरी तौर पर बहुत ही विनम्र बना रहा और बार बार अपना हाथ हिलाता रहा। कमांडर झांग, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। ये सब एक गलतफहमी है, एक बहुत बड़ी गलतफहमी। एक अत्यंत जरूरी काम की वजह से हमें देरी हुई, कृपया बुरा न माने। इतना कहने के बाद उसने झांग चिमिंग के चिड़े चेहरे को नजरअंदाज कर दिया और रेडिएंट एलायंस के सदस्यों को नीचे युद्ध में शामिल होने का आदेश देने का नाटक करने लगा। ठीक तभी एक व्यक्ति ने जम्हाई ली और धीरे धीरे चेयरमैन सन की ओर बढ़ा। वह आदमी लगभग 30 साल का था, उसकी घनी दाढ़ी थी, बाल चिड़िया के घोंसले की तरह बिखरे हुए थे और उससे शराब की हल्की सी गंध आ रही थी। वह बिल्कुल उदासीन दिख रहा था, मानो उसके सामने चल रही खूनी लड़ाई एक उबाऊ नाटक से ज्यादा कुछ नहीं थी। अध्यक्ष, वह सुस्त स्वर में बोला, मैंने सुना था कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। चेयरमैन सन ने उनकी ओर एक नजर डाली, उनके स्वर में न तो खुशी थी और न ही गुस्सा। लुओमिंग, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? लुओमिंग मुस्कुराया और अपना सिर खुजलाया। मैंने बहुत ज्यादा पी लिया था, मैं अभी अभी जागा हूँ। चेयरमैन सन की आवाज और भी ठंडी हो गई। क्या मैंने नहीं कहा था कि हाल ही में डोंगहाई शहर के आसपास हालात अस्थिर रहे हैं?